अध्याय 1 न्याय प्रणाली बंधन स्थापित करना शुरू करती है। यूचेन नगर लोक सुरक्षा ब्यूरो अपराधिक जांच टुकड़ी विधि टीम कार्यालय। कमरे में धुएं की गंध बहुत तेज थी, जिससे लोगों का दम घुट रहा था और उनका गला सूख रहा था। कई डेस्क अव्यवस्थित केस फाइलों, बचे हुए इंस्टेंट नूडल के डिब्बों और चाय के दाग से सने कांच के कपों से भरे पड़े थे। आजकल पुलिस अकादमियों के विशेष छात्र सैद्धांतिक ज्ञान को पूरी तरह से रट लेते हैं, लेकिन जब वे वास्तव में किसी अपराध स्थल पर पहुंचते हैं, तो वे कुछ भी नहीं कर पाते। बोलने वाला व्यक्ति मायूं था, जो दूसरी टीम का एक वरिष्ठ अनुभवी खिलाड़ी था। वह कुर्सी पर पीछे की ओर झुककर बैठा था, पैर नीचे किनारे पर रखे हुए थे और हाथ में पकड़े हुए एक खबर रोटी लाइटर से खेल रहा था। एक क्लिक की आवाज के साथ उसने उसे जलाया और फिर एक और क्लिक की आवाज के साथ उसे बंद कर दिया। कोने में बैठे हुए लोगों पर तिरछी नजर डाली। बिल्कुल सही कहा, बुढ़िया। एक और अनुभवी पुलिस अधिकारी कैप्टन ल्यूगैन ने धुएं का एक घना कश छोड़ते हुए सहमति में हंसते हुए कहा, जब मैं गुमशुदा लोगों के मामलों की जांच करता था, तो शहर के पश्चिमी हिस्से में स्थित उन सभी परित्यक्त कारखानों में 3-3 दिन तक दुबक कर छानबीन करता था, बदबूदार गड्ढों में 3 दिन और 3 रातें बिताता था, तब जाकर मुझे कोई सुराग मिलता था। आज के नौजवान उस तरह की कठिनाई सहन नहीं कर सकते। कोने में बने बटर स्टेशन पर 3 दिन पहले ही काम पर आए फोन शियाओ गुस्से से लाल हो गए थे। उन्होंने अपने हाथ में पकड़ी बॉल पॉइंट पेन को मेज पर पटक दिया। उनकी छाती तेजी से ऊपर नीचे हो रही थी, ऐसा लग रहा था मानो वे खड़े हों और अपने आप को बैठे हों। एक हाथ ने फोन शियाओ के कंधे पर दबाव डाला। जियांग चेन फोन शियाओ के बगल में बैठा था, उसके हाथ में जनता की सेवा करो छपा हुआ एक इनामी मत था और उसने गर्म पानी की एक घूंट ली। उसने पलकें भी नहीं झपकाई और फोन शियाओ के कंधे पर थपथपाते हुए धीमी आवाज में कहा, ठीक है, तुम मुझसे इतना परेशान क्यों हो रहे हो? ये सच है कि मामला अभी तक सुलझा नहीं है। क्या तुम सिर्फ उनकी कुछ बातों पर अपना आपा खो दोगे? भाई चेन, वे हमें बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं। फोन शियाओ ने दांत पीसते हुए कहा, ये शब्द उनके बीच से मुश्किल से निकले। यांग शिमे के मामले में सारे सुराग गायब हैं, आसपास की सभी निगरानी कैमरे खराब हैं और पूछे जाने पर परिवार के सदस्यों को कुछ भी पता नहीं है। इसकी जांच कैसे की जानी चाहिए? क्या ये हम जैसे नौसिखियों के लिए एक तरह से बंद गली नहीं है? फोन शियाओ ने अपना सिर नीचे कर लिया। फोन शियाओ की बेचैनी के मुकाबले जियांग चेन के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसका चेहरा काफी आकर्षक था, उसका व्यवहार स्थिर था और बाजार में इधर-उधर भटकने से उसमें थोड़ी बहुत गुंडागर्दी की झलक भी झलकती थी। यह मामला वाकई मुश्किल था, लेकिन एक आपराधिक जांचकर्ता के काम में क्या कभी कोई मामला आसान होता भी है? जैसे ही जियांग चेन अपना इनामी बंद नीचे रखने और यांग शिमे के मामले की फाइलें दोबारा खोलने ही वाला था, अचानक उसके दिमाग की गहराई से एक कुरकुरी यांत्रिक ध्वनि गूंज उठी। बीप। ये पता चलने पर कि मेजबान ने आधिकारिक तौर पर चीनी जन पुलिस की स्थापना प्राप्त कर ली है, न्याय प्रणाली बाध्यकारी हो जाती है। बंधन सफल रहा। जियांग चेन के हाथ में मौजूद इनामी बंद कर गया। 4 साल, पूरे 4 साल। 17 वर्ष की आयु में उन्हें रहस्यमय तरीके से यह प्रणाली प्राप्त हुई, लेकिन उन्हें बताया गया कि इसे सक्रिय करने के लिए उन्हें औपचारिक रूप से पुलिस अधिकारी बनना होगा। उन्होंने जिंगहुआ विश्वविद्यालय में विज्ञान की पढ़ाई करने की अपने माता-पिता की अपेक्षाओं को धरातल बताते हुए दृढ़ता से सार्वजनिक सुरक्षा पुलिस अकादमी में आवेदन किया और दिन-रात शारीरिक प्रशिक्षण और नियत सैद्धांतिक अध्ययन को सहन किया। अंततः आज आपराधिक जांच विभाग में अपने आधिकारिक रोजगार के तीसरे दिन वह इस त्वरित प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा कर रहा था। बिना किसी विशेष प्रभाव के केवल संक्षिप्त डेटा प्रदर्शित करते हुए एक हल्के नीले रंग का पारदर्शी पैनल उसकी रेटिना के सामने खुल गया। मेजबान जियांग चेन। शक्ति 7 एक सामान्य वयस्क पुरुष के लिए मानक 6 है। गति 8, प्रतिक्रिया 9, खुफिया जानकारी 9, निशानेबाजी 9, लड़ाई कौशल 8, स्वर्गीय दृष्टि मूल्य 0, उपलब्ध विशेषता अंक 0। नौसिखियों के लिए उपहार पैक जारी कर दिया गया है, क्या आप इसे लेना चाहेंगे? जियांग चेन ने मन ही मन चुपचाप यह मंत्र दोहराया, दावा करो। नौसिखिए के लिए उपहार पैक सफलतापूर्वक प्राप्त किया गया, सभी विशेषताएं जोड़ 1। आवाज बंद होते ही उसकी रीढ़ की हड्डी से एक गंध धारा उठी, जो उसके पूरे शरीर के सभी अंगों और हड्डियों में फैल गई। जियांग चेन की मांसपेशियां, जो कई दिनों तक देर रात तक जागने के कारण दुख रही थी, अपनी ताकत वापस पा ली और उसके दिमाग में व्याप्त सुस्ती और आलस्य की भावना दूर हो गई, जिससे उसके विचार कहीं अधिक स्पष्ट और तीक्ष्ण हो गए। उसने चुपचाप डेस्क के नीचे अपनी मुट्ठियां भींच लीं, जिससे उसकी उंगलियों के जोड़ों से हल्की चटक चटक की आवाज निकली। ताकत का 7 से 8 तक बढ़ना महज एक संख्यात्मक उछाल जैसा लग रहा था, लेकिन वास्तव में इसका मतलब था कि उसकी मांसपेशियों की विस्फोटक क्षमता और सहनशक्ति पहले ही आम लोगों के मानकों से कहीं अधिक हो चुकी थी। भाई चेन, तुम किस बारे में दिवास्वप्न देख रहे हो? ये देखकर कि जियांग चेन काफी देर तक हिल नहीं पाया, फोन शियाओ ने हाथ बढ़ाकर उसके सामने इशारा किया। जियांग चेन अचानक होश में आया और उसके विचारों के साथ ही हल्का नीला पैनल गायब हो गया। उसने इनामी का मग मेज पर रख दिया, खड़ा हुआ, आलस्य में मुस्कुराया। यहाँ बैठे-बैठे कुछ नहीं करने से कुछ भी हासिल नहीं होगा। चलो चलते हैं, दोपहर के भोजन का समय हो गया है। चलो चेंगडोंग जिले में ओलचेन के घर चलते हैं, वॉन्टन खाते हैं और दिमाग को तरोताजा करते हैं। फोन शियाओ एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर उसने दीवार घड़ी पर नजर डाली, सचमुच 12:12:30 हो चुके थे। उसने राहत की सांस ली, अपनी जैकेट उठाई और उनके पीछे चल दिया। उनके पीछे मायूं ने उनकी पीठ की ओर देखा और ठंडी सी आवाज में कहा, देखा तुमने, आजकल के नौजवान मामले सुलझा नहीं सकते, लेकिन खाने पीने के मामले में भी किसी से भी ज्यादा उत्साही होते हैं। जियांग चेन ने अनसुना करने का नाटक किया, दफ्तर का दरवाजा धक्का देकर खोला और बाहर निकल गया। चेंगडोंग जिला, पुरानी चेन वॉन्टन की दुकान। ये यूचेन के पुराने कस्बे का सबसे मशहूर छोटा सा रेस्तरां था। इसकी दुकान छोटी सी थी और उस पर लगे गंदे से बोर्ड पर लिखा था ओलचेन की सिग्नेचर लार्ज फिलिंग वॉन्टन्स। दोपहर के भोजन के समय दुकान ग्राहकों से खचाखच भरी हुई थी और दरवाजे के बाहर प्लास्टिक के तंबू के नीचे भी 2 तहखाने वाली मेज लगा दी गई थी। कटी हुई हरी प्याज और चर्बी की सुगंध के साथ खुली हुई सफेद भाप की महक गली में फैली हुई थी। जियांग चेन और फोन शियाओ को कोने में एक खाली मेज मिल गई जिस पर वे बैठ गए। बॉस, 2 कटोरी मांस वाले वॉन्टन, खूब मसालेदार। फोन शियाओ ने पूरी ताकत से चिल्लाते हुए कहा, फिर एक टिश्यू पेपर लेकर चिकनी मिर्च को जोर से पोंछने लगा और धीरे-धीरे कुछ बुदबुदाने लगा। भाई चेन, आपको क्या लगता है यांग शिमी कहां गई होगी? 30 साल की एक तलाकशुदा महिला, जो आमतौर पर महजूर खेलने या खरीदारी करने के अलावा कुछ नहीं करती और जिसके सामाजिक संबंध जटिल नहीं है, वह अचानक हवा में कैसे गायब हो गई? जियांग चेन ने कोई जवाब नहीं दिया। जैसे ही उसने इस वॉन्टन की दुकान में कदम रखा, उसकी नजर पीछे की रसोई की ओर एकाग्रचित्त टिक गई। वह दुकान में हाल ही में नियुक्त किया गया एक सहायक था जिसका नाम जियांग दाजुंग था। इस समय 1 मीटर 80 सेंटीमीटर से अधिक लंबा, कठोर चेहरे वाला और दागदार शरीर वाला यह हट्टा-कट्टा आदमी चॉपिंग बोर्ड के सामने खड़ा था, अपने हाथ में एक भारी हड्डी काटने वाला चाकू लहरा रहा था और थप-थप-थप की आवाजों के साथ मांस की भराई को काट रहा था। उसकी आंखों के सामने की दुनिया बदल गई। दिव्य दृष्टिबोध निष्क्रिय रूप से सक्रिय। जियांग दाजुंग की विशालकाय आकृति के ठीक बगल में एक पारदर्शी ऊर्ध्वाधर तराजू की पट्टी आश्चर्यजनक रूप से तैर रही थी। उस तराजू की पट्टी के अंदर का रंग एक चौंका देने वाला, आत्मा को झकझोर देने वाला गहरा लाल था। खून की तरह लाल, ये तराजू की सबसे ऊपरी पायदान तक फैल गया, 100% भरा हुआ। स्केल बार के ऊपर एक संख्या तैर रही थी, 1000। जियांग चेन के दिमाग में सिस्टम की प्रॉम्प्ट टोन गूंज उठी। नियम संबंधी निर्देश, पाप पैमाने की पट्टी लक्षित व्यक्ति के अपराधों की गंभीरता को दर्शाती है। पूरी तरह से लाल पट्टी ये दर्शाती है कि यह व्यक्ति मुख्य हत्यारा है और कई लोगों की जान का बोझ अपने कंधों पर ढो रहा है। इस क्षण जियांग चेन की धड़कन रुक सी गई। मुख्य हत्यारा। दर्जनों ग्राहकों से खचाखच भरी इस चहल-पहल वाली वॉन्टन की दुकान में उनके लिए मांस की भराई काट रहा सहायक वास्तव में एक हत्यारा था जो अपनी पीठ पर एक घातक हथियार लेकर घूम रहा था। जियांग चेन ने अपनी पलकें झुकाईं, चाय का कप उठाया और पानी की एक घूंट ली। वो सिस्टम की सीमाओं को समझता था, सिस्टम केवल उसे यह बता सकता था कि हत्यारा कौन था, लेकिन इसे किसी भी हालत में सबूत के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था। अगर वह भी उठकर चिल्लाए, तुम हत्यारे हो, तो कल उसे पुलिस बल से निकाल दिया जाएगा और मानसिक रूप से बीमार माना जाएगा। अध्याय 2 अरे, तुम इस फ्रीजर में क्या जमा रहे हो? भाई चेन, आप क्या देख रहे हैं? फोन शियाओ ने जियांग चेन की निगाह की दिशा में देखा, तो उसे एक हत्या करता आदमी मांस काटते हुए दिखाई दिया। कुछ नहीं, बस उस आदमी के चाकू चलाने के कौशल को देख रहा था। जियांग चेन मुस्कुराया और उसकी उंगलियां मेज पर थपथपाने लगी। अपनी पलकी फिर से उठाते हुए उनकी निगाहें चुपचाप भीड़ के ऊपर से गुजरती हुई उस कार्यक्षेत्र का सावधानीपूर्वक जायजा लेने लगी जहां जियांग दाजुंग स्थित था। बुद्धि का स्तर दर्शन बढ़ने के बाद उसकी अवलोकन क्षमता तीव्र हो गई। हालांकि जियांग दाजुंग के शरीर पर मौजूद चिकने कैनवास के एप्रन को बर्तन धोने वाले साबुन से अच्छी तरह से रगड़कर साफ किया गया था, फिर भी किनारों के बीच की दरारों में गहरे भूरे रंग के निशान अभी भी मौजूद थे। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसे ही स्वर्गीय दृष्टिबोध सक्रिय हुआ, जियांग दाजुंग के चॉपिंग बोर्ड के ऊपर काली धुंध की एक मोटी परत छा गई। काली धुंध अपराध से संबंधित वस्तुओं का प्रतिनिधित्व करती थी। न केवल चॉपिंग बोर्ड, बल्कि उस काले धुएं का स्रोत रसोई के पिछले हिस्से में और भी गहराई में था। जियांग चेन खड़ी हुई और फोन शियाओ के कंधे पर थपथपाते हुए बोली, मैं पीछे रसोई में हाथ धोने जा रही हूं, तुम पहले यहां बैठो। फोन शियाओ के आश्चर्यचकित चेहरे को नजरअंदाज करते हुए जियांग चेन ने नलूने का नाटक करते हुए अपने हाथ में पैन की जेब में डाले और इत्मीनान से पीछे की रसोई क्षेत्र में चले गए। भाग जा, भाग जा, भाग जा, पीछे की रसोई का प्रतिबंधित क्षेत्र, अनाधिकृत व्यक्ति अंदर न आए। बाहर सार्वजनिक शौचालय में जाकर हाथ धो लें। जियांग चेन को पास आते देख जियांग दाजुंग ने तुरंत अपने हाथ में मौजूद हड्डी काटने वाले चाकू को रोक लिया और कठोर स्वर में उसे भगा दिया। उसकी आंखें चारों ओर घूर रही थी। जियांग चेन ने अनसुना कर दिया, उसकी निगाहें जियांग दाजुंग के चौड़े कंधों से होते हुए सीधे पीछे की रसोई के सबसे अंदरूनी हिस्से के एक कोने पर टिक गईं। वहां एक जर्जर हालत में पड़ा हुआ फ्रीजर था जो ग्रीस से सने तिरपाल से ढका हुआ था। उस फ्रीजर के ऊपर छाई काली धुंध इतनी घनी थी कि ऐसा लग रहा था मानो स्याही टपक रही हो।
अरे यार, इस फ्रीजर में क्या जमा रहे हो? बदबू तो बहुत तेज है। जियान चीन मुस्कुराया, लेकिन अचानक उसकी चाल तेज हो गई और वह आगे बढ़ने लगा। तेरी मां की ऐसी तैसी, हिलना मत। जियान दाजुंग का चेहरा एकदम बदल गया और वह बढ़ाते हुए उसे रोकने के लिए झपटा। लेकिन जियान चीन की गति उससे भी तेज थी। गति में नॉन को की वृद्धि होने से वह संकरे स्थान में बेहद फुर्तीला हो गया। उसने एक हाथ से जियान दाजुंग की मजबूत फैली हुई भुजा को एक तरफ धकेल दिया, दूसरे हाथ से चिकने तिरपाल को पकड़ा और उसे बलपूर्वक ऊपर की ओर खींच लिया। वूश! तिरपाल जमीन पर गिर गया। जियान चीन ने फ्रीजर का ऊपरी ढक्कन फाड़कर खोल दिया। खून की गिनौनी दुर्गंध से भरी ठंडी हवा का एक झोंका आकाश में फैल गया। फ़ोंग शियाओ, जो ये देखने के लिए पीछे-पीछे आया था कि क्या हो रहा है, जब उसकी नजर फ्रीजर पर पड़ी तो उसके पैर कांपने लगे और उसका चेहरा पीला पड़ गया। फ्रीजर के बिल्कुल निचले हिस्से में जो रखा गया था, वह जमा हुआ सुअर का मांस नहीं था। बर्फ में जमे हुए कई मानव अवशेषों को एक साथ ढेर कर दिया गया था। उनकी पीठ त्वचा पर अभी भी बर्फ के क्रिस्टल मौजूद थे और उनके बदन में कीमा बनाया हुआ मांस से सना हुआ एक हड्डी काटने वाला चाकू भी बिखरा हुआ था। छी! फ़ोंग शियाओ के पैर कांपने लगे और उसने दरवाजे के फ्रेम को पकड़कर जोर से उल्टी की। पीछे की रसोई में सन्नाटा छा गया। सामने की हॉल की चहल-पहल बाहर बिल्कुल अलग-थलग थी। खुले हुए फ्रीजर को देखकर जियान दाजुंग के चेहरे से घबराहट पूरी तरह गायब हो गई और उसकी जगह एक भयंकर भाव आ गया। वह मुड़ा, चॉपिंग बोर्ड पर रखे भारी हड्डी काटने वाले चाकू को उठाया, उसकी आंखें लाल हो रही थी और उसने दहाड़ते हुए जियान चीन के सिर पर बेरहमी से वार किया। मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। तलवार हवा में तेजी से गुजरी, जिससे हवा की टूटने की एक ऐसी ध्वनि उत्पन्न हुई जिससे सिर में झनझनाहट पैदा हो गई। ये वार शक्तिशाली और भारी था। जियान दाजुंग स्वभाव से ही शारीरिक श्रम करने वाला एक बलवान व्यक्ति था और इन परिस्थितियों में उसकी विस्फोटक शक्ति और भी आश्चर्यजनक थी। अगर यह वही असली जियान चीन होता जिसकी शारीरिक क्षमता मुश्किल से परीक्षा पास करने लायक थी, तो इस अचानक हुए हमले का सामना करने पर वह या तो मर जाता या गंभीर रूप से घायल हो जाता। लेकिन वर्तमान में जियान चीन की प्रतिक्रिया क्षमता आश्चर्यजनक रूप से 10 अंकों तक पहुंच गई थी। जियान दाजुंग की चाकू चलाने की गति 1 सेकंड के अंश से धीमी हो गई थी। ब्लेड पर बनी खरोंच और दागदार कीमा बनाया हुआ मांस स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। भाई चेन, सावधान रहो। फ़ोंग शियाओ ने अपने मुंह के कोने से गंदगी पोंछने की परवाह किए बिना दिल दहला देने वाली चीख निकाली। जब तलवार जियान चीन के माथे से 10 सेंटीमीटर से भी कम दूरी पर थी, तब जियान चीन पीछे हटने के बजाय हिल गया, क्योंकि उसके पीछे संकरा दरवाजा और फ़ोंग शियाओ मौजूद थे। उसके घुटने थोड़े से मुड़े, उसकी कमर ने बल लगाया और उसका पूरा शरीर अचानक ऊपर उछल गया और एक मुश्किल कोण पर बाईं ओर खिसक गया। टकराना! भारी हड्डी काटने वाला चाकू जियान चीन के पीछे ठोस लकड़ी के दरवाजे के फ्रेम पर जोर से लगा। लकड़ी के टुकड़े चारों ओर उड़ गए और ब्लेड वास्तव में 3 इंच से अधिक गहराई तक धंस गया। एक क्षण के लिए जियान दाजुंग उसे बाहर नहीं निकाल सका। जियान दाजुंग की पुरानी ताकत खत्म हो चुकी थी और नई ताकत अभी पैदा नहीं हुई थी। इस मौके का फायदा उठाते हुए जियान चीन ने दांत भींच लिए। ऐसे जघन्य हत्यारे के सामने वो जरा भी पीछे नहीं हटेगा। उसके दाहिने पैर से हवा का एक झोंका उठा और उसने जियान दाजुंग की कोमल निचली पीठ पर लात मार दी। एक धीमी सी धमाके की आवाज के साथ 8 अंकों की ताकत वाली इस फीट में आश्चर्यजनक शक्ति थी। जियान दाजुंग ने दर्द भरी कराह निकाली और उसका 300 किलो से अधिक वजनी विशाल शरीर वास्तव में 3 या 4 कदम पीछे लटक गया, जिससे उसके पीछे की स्टेनलेस स्टील की वर्कबेंच गिर गई और बर्तन, कटोरे और बेसिन फर्श पर बिखर गए। हत्या! हत्या! सामने वाले हॉल में भोजन कर रहे लोगों ने तभी इस घटना पर प्रतिक्रिया दी। चीख पुकार और मेज कुर्सियों के पलटने की आवाजें गूंज उठी और भीड़ दहशत में बाहर की ओर भागने लगी। इस समय फ़ोंग शियाओ ने भी अपनी सांसें संभाली। एक पुलिस अधिकारी के रूप में उसकी सहप्रवृत्ति ने उसकी अत्यधिक शारीरिक असुविधा पर काबू पा लिया। उसने अपनी कमर से दूरबीन लाठी निकाली, दहाड़ा, पुलिस, अपना सिर ढंको और नीचे बैठ जाओ, और जियान दाजुंग की ओर झपटा। हालांकि फ़ोंग शियाओ ने उस खूंखार डाकू की क्रूरता को कम करके आंका। हालांकि जियान दाजुंग के पेट में असहनीय दर्द हो रहा था, लेकिन उनके मजबूत शरीर ने उन्हें वार सहने की जबरदस्त क्षमता प्रदान की। फ़ोंग शियाओ को झपट्टा मारते हुए देखकर उसने उपहास किया। लहरते हुए डंडे को पूरी तरह से नजरअंदाज करते हुए, अपने शरीर के आकार के फायदे का लाभ उठाते हुए, वह सीधे उस पर टूट पड़ा। टकराना! फ़ोंग शियाओ की लाठी जियान दाजुंग के कंधे पर लगी, जिससे प्रतिद्वंदी के मुंह से केवल एक हल्की सी कराह निकली, जबकि वह खुद इस क्रूर बल से सीधे हवा में उड़ गया और दीवार से जोर से टकराया। डर से कराहते हुए कुछ देर तक उठने में असमर्थ रहा। छोटे पुलिस वाले, मुझे पकड़ना चाहते हो? मैं तुम सबको एक साथ काटकर स्टफ कर दूंगा। दरवाजे के फ्रेम पर पड़ी हड्डी काटने वाली छुरी को निकालने में असमर्थ, जियान दाजुंग ने बस अपना हाथ घुमाकर वर्कबेंच से नुकीले हैंडल वाली हड्डी काटने वाली छुरी उठाई और अपनी आंखों से आग उगलते हुए वह एक बार फिर जियान चीन पर झपटा। संकरे पिछली रसोई में पीछे हटने के लिए कोई जगह नहीं बची थी। जियान चीन का चेहरा ठंडा और सख्त था, उस पर घबराहट का कोई निशान नहीं था। उसके बगल में चूल्हे पर उबलता हुआ एक बड़ा एल्यूमीनियम का बर्तन उसकी नजर में आया। वह शोरबा था जिसका इस्तेमाल मटन पकाने के लिए किया जाता था। जैसे ही जियान दाजुंग ने वार करने के लिए चाकू उठाया, जियान चीन ने खौलते हुए एल्यूमीनियम के बर्तन का किनारा पकड़ लिया, इस बात की परवाह किए बिना कि उसकी त्वचा और मांस लाल हो गए थे, और दोनों हाथों से पूरी ताकत लगाकर उसने उबलते हुए गर्म सूप का आधा से अधिक बर्तन सीधे जियान दाजुंग के निचले शरीर की ओर उछाल दिया। वूश! आह! उबलता हुआ गाढ़ा सूप जियान दाजुंग की जांघों और टखनों पर और यहां तक कि उसकी पैंट के ऊपर से भी बह गया। असहनीय दर्द जिसने उसकी त्वचा और मांस को लगभग पका दिया, उसे सूप का बर्तन करने वाली तरह चीखने पर मजबूर कर दिया। उसकी चाल बिगड़ गई, उसके पैर कमजोर पड़ गए और चिकने सूप के पानी पर कदम रखते ही वह अपना संतुलन खो बैठा और आगे की ओर गिर पड़ा। एक खामी सामने आ गई थी। जियान चीन भला इस अवसर को कैसे हाथ से जाने दे सकता था। वह एक ही छलांग में आगे बढ़ा और उसका बायां हाथ जियान दाजुंग की चाकू पकड़े हुए दाहिनी कलाई को जकड़ लिया। मुझे छोड़ दो। जियान चीन गुस्से से चिल्लाया, उसकी पूरी ताकत फूट पड़ी। उसने जियान दाजुंग की कलाई को दोनों हाथों से पकड़ लिया और उत्तोलन सिद्धांत का उपयोग करते हुए उसने उसे विपरीत दिशा में जोर से झटका दिया। दरार! पीछे की रसोई में हड्डियों के खिसकने की आवाज गूंज रही थी। जियान दाजुंग ने एक तीखी चीख निकाली, उसकी पांचों उंगलियां बेजान होकर ढीली पड़ गईं और हड्डी काटने वाला चाकू खड़खड़ाहट के साथ जमीन पर गिर गया। अगर आपके पास कोई सबूत नहीं है तो मुझे तुरंत जाने दीजिए। जियान चीन ने एक पल भी संकोच नहीं किया और बड़ी कुशलता से एक मानव सबमिशन होल्ड का इस्तेमाल करते हुए जियान दाजुंग की मोटी बांह को उसकी पीठ के पीछे मोड़ दिया, अपना दाहिना घुटना उठाया और उसे जियान दाजुंग की रीढ़ की हड्डी पर जोर से दे मारा। भीषण टक्कर के कारण जियान दाजुंग का 300 पाउंड का शरीर ग्रीस और सूप के पानी से ढकी फर्श की टाइलों पर दब गया, जिससे वह पूरी तरह से हिलने डुलने में असमर्थ हो गया। अभी भी रहते हैं। जियान चीन ने एक हाथ से लगातार संघर्ष कर रहे हिंसक अपराधी को दबाए रखा, अपने दाहिने हाथ से उसकी कमर की ओर बढ़ा और एक की आवाज के साथ बर्फीली हथकड़ी ने जियान दाजुंग के हाथों को जकड़ लिया। ठीक इसी क्षण जियान चीन ने आखिरकार राहत की सांस ली और अपने बाएं हाथ को हिलाया, जो बुरी तरह से जलकर लाल हो गया था। भाई चेन, क्या आप ठीक हैं? फ़ोंग शियाओ ने अपना सीना पकड़ लिया और लंगड़ाते हुए उस भयानक तगड़े आदमी को देखा जिसे जियान चीन ने जमीन पर गिरा रखा था और फिर फ्रीजर के अंदर पड़े कटे हुए अंडों को देखकर उसका चेहरा सदमे से भर गया। क्या यह अभी वही नौसिखिया था जो अनुभवी पुलिस अधिकारियों द्वारा दरकिनार किए जाने पर चुप रहता था? अभी चकमा देने, जवाबी हमला करने, सूप उछालने और हाथापाई करने का वो सहज संयोजन तरल, निर्मम और निर्णायक था, टुकड़ी की सबसे कठोर प्रहार करने वाले अनुभवी पुलिस अधिकारियों से भी कहीं अधिक भयंकर। कुछ नहीं, बस मामूली चोट है। जियान चीन खड़ा हुआ, अपनी पतलून पर लगी चिकनाई को झाड़ा और फिर से अपने सहज अंदाज में आ गया। कैप्टन किंग को बुलाओ और फोरेंसिक डॉक्टर और तकनीकी विभाग को सफाई के लिए बुलाओ। वॉनटन की दुकान का मालिक लाओ चेन कैश रजिस्टर के पीछे डर से कांप रहा था। उसकी पैंट का एक बड़ा हिस्सा गीला था और वह वितरित ढंग से रो रहा था और चिल्ला रहा था। सहयोगी पुलिस अधिकारी, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे सचमुच कुछ नहीं पता। वो एक सहायक है जो कुछ दिन पहले ही नौकरी के लिए आवेदन करने आया था, ये कहते हुए कि उसे वेतन नहीं चाहिए, बस उसे खाना मिलना चाहिए। मुझे सचमुच नहीं पता था कि वह एक हत्यारा है। 10 मिनट से भी कम समय में सायरन की तीखी चीख गूंज उठी, जिससे पुराने शहर की शांति भंग हो गई। आपराधिक जांच विभाग के कप्तान के मेडॉन ने पूरी तरह से हथियारों से लैस पुलिस अधिकारियों के एक बड़े समूह का नेतृत्व करते हुए वॉनटन की दुकान में धावा बोल दिया। जब अस्त व्यस्त पिछला रसोई घर फ्रीजर में मिले चौंकाने वाले भौतिक साक्ष्य और हिंसक अपराधी जियान दाजुंग, जिसके हाथों में हथकड़ी लगी थी और जो खून से लथपथ जमीन पर औंधा पड़ा था, नजर आए तो सभी एक साथ चौंक गए। माई और कैप्टन लिu गेन जैसे अनुभवी पुलिस अधिकारी जिन्होंने इस सूचना का अनुसरण किया, उनकी आंखें फटी रह गईं। उन्होंने जमीन पर पड़े जियान दाजुंग को देखा, फिर बगल में खड़े जियान चीन को देखा, जो अपने जुल्फी में लाल बाएं हाथ के अलावा पूरी तरह से सुरक्षित था। उनके चेहरे घोर आश्चर्य से जम गए थे। क्या तुम दोनों ने उसे काबू में किया? मायू ने हकलाते हुए पूछा। फ़ोंग शियाओ ने तुरंत अपनी छाती फुलाकर जोर से कहा, इसे तो भाई चीन ने अकेले ही काबू किया। इस आदमी ने लोगों को तेज धार वाले चाकू से काटा और हमें हड्डी काटने वाले चाकू से मारने की कोशिश भी की। भाई चीन ने उसे एक ही लात में उड़ा दिया और सीधे जमीन पर पटक दिया। किन मेडॉन एक हटे-कट्टे अधेड़ उम्र के व्यक्ति थे, जिनका चेहरा दृढ़ था। वे जियान चीन के पास गए और प्रशंसा से भरी उनकी ख्याति को ऊपर से नीचे तक परखा। बच्चे, क्या तुम्हें चोट लगी है? किन मेडॉन ने जियान चीन के कंधे पर जोर से थपथपाया। कैप्टन किंग को रिपोर्ट कर रहा हूं, कोई चोट नहीं आई है। जियान चीन तुरंत सावधान मुद्रा में खड़ा हो गया, फिर उसने अपना सिर कुचाया, जिससे ईमानदारी और दबी हुई आशंका का मिला-जुला भाव प्रकट हुआ। ये तो बस किस्मत की बात है। मैं असल में पीछे वाले रसोई घर में जाकर देखना चाहता था कि उनके फ्रीजर में फ्रोजन झींगा है या नहीं, लेकिन किसे पता था कि यह कमीना पागलों की तरह चाकू से मुझ पर हमला कर देगा। मैंने सहज प्रवृत्ति से जवाबी कार्रवाई की। अगर वह खुद सूप पर न फिसला होता तो शायद मैं उसे पकड़ ही नहीं पाता। जियान चीन ने एक शेर को खाने के लिए सुअर की तरह व्यवहार करना वाली कहावत को पूरी तरह से निभाया।
वह भली भांति जानता था कि एक बार उसकी त्यागयान प्रणाली का पर्दाफाश हो गया तो इसके परिणाम अकल्पनीय होंगे। या तो उसे कैद करके एक राक्षस के रूप में अध्ययन किया जाएगा या फिर विभिन्न रूपों से निशाना बनाकर उसका इस्तेमाल करेंगे। अगर कोई नया सदस्य जो केवल 3 दिन पहले ही शामिल हुआ हो हर बार सर्वशक्तिमान युद्ध देवता की तरह व्यवहार करे तो अंततः कोई न कोई उसकी पृष्ठभूमि की जांच जरूर करेगा। और उनकी वे अंतर्ज्ञान और निर्णय गहन पड़ताल में खड़े नहीं उतरे। उन्हें भाग्य और सहयोग कहना विनम्रता नहीं थी बल्कि उनकी अपनी जान बचाने का प्रयास था। ये सुनने के बाद किन मेडों ने अटपूर्ण मुस्कान दी। 20 साल तक आपराधिक पुलिस अधिकारी के रूप में काम करने के बाद वह एक नजर में बता सकता था कि यह सहयोग था या नहीं। घटनास्थल पर हुई लड़ाई के निशान और दरवाजे के फ्रेम पर लगे गहरा घाव ये बताने के लिए काफी थी कि उस समय हालात कितने खतरनाक थे। इतनी विकट परिस्थिति में जवाबी हमला करने में सक्षम होना ये साबित करता है कि यह लड़का वाकई में एक बेहतरीन प्रतिभागा धनी था। किस्मत की ताकत का हिस्सा होती है। तुम्हें दृढ़ता और क्षमता है। किन मेडों ने उसे बेनकाब नहीं किया और पीछे मुड़कर एक सख्त आदेश दिया। उसे वापस ले चलो। तकनीकी विभाग घटनास्थल को सील कर दो और मेरे लिए एक इंच की तलाशी लो। कुछ ही देर में दो हथियारबंद पुलिस अधिकारियों ने जियान दाजू को ऊपर उठा लिया। जब वो जियान चेन के पास से गुजरा तो चेहरे पर निशान लिए हुई हत्यारा अचानक रुक गया, अपना सिर घुमाया और सीधे जियान चेन को घूरने लगा। सभी को आश्चर्यचकित करते हुए जियान दाजू ने गुस्से में अपशब्द नहीं कहे। इसके बजाय वह मुस्कुराया जिससे उसकी एक विचित्र और रोंगटे खड़े कर देने वाली मुस्कान सामने आई। जियान चेन ने भावहीन आंखों से उसकी निगाहों का सामना किया जबकि उसके मन में लगातार विचार चल रहे थे। ऐसे ही मुस्कुराते रहो तुम मौत की कगार पर हो और फिर भी एक मनोरोगी हत्यारे का नाटक कर रहे हो। क्या उसका तुम्हें एक छोटा सा स्वर्ण पदक देने का हकदार है? इसे यहाँ से ले जाओ। किन मेडों ने क्रोध से दहाड़ते हुए कहा। पुलिस की गाड़ियां चीखती हुई नगर निगम कार्यालय लौट आई। नगर निगम आपराधिक जांच विभाग पूछताछ कक्ष संख्या 1। धुंधली छायाहीन रोशनी सीधे जियान दाजू के क्रूर मानसर चेहरे पर पड़ रही थी। वो पूछताछ की कुर्सी पर कसकर जकड़ा हुआ था, दोनों हाथों में हथकड़ी लगी थी, फिर भी उसने अपना अहंकारी रवैया बनाए रखा था। मुख्य पूछताछ के प्रभारी अनुभवी पुलिस अधिकारी कैप्टन ल्यूगेन ने अपना गुस्सा दबाते हुए पूछा, नाम क्या तुम लोगों को पहले से पता नहीं चला? ये जियान दाजू है। जियान दाजू ने गुंडागर्दी भरे अंदाज में अपने पैर हिलाए और तिरस्कार भरी मुस्कान बिखेरी। फ्रीजर में किसकी लाश है? तुमने हत्या क्यों की? अपराध की प्रक्रिया क्या थी? ईमानदारी से कबूल करो। कैप्टन ल्यूगेन ने मेज पर जोर से हाथ पटका जिससे पानी का गिलास गूंज उठा। लेकिन जियान दाजू ने कप्तान ल्यूगेन को घूरते हुए अचानक बह की आवाज निकाली और पूछताछ की मेज के ठीक सामने गाढ़ा बलगम थूक दिया और शब्दों से भरी मुंह से गालियां बकने लगा। अपनी मां का सिर कबूल करो। मैंने कहा उस फ्रीजर में जो मांस था वो मरा हुआ सूअर था जिसे मैंने सब्जी मंडी की पिछली गली से उठाया था। कौन जानता था कि वो इंसान का मांस है? मैं तो बस एक मामूली मजदूर हूं। मालिक ने मुझे मांस काटने को कहा था तो मैंने काट दिया। पुलिस वाले मुझे पकड़ने के बजाय मालिक को गिरफ्तार क्यों नहीं कर लेते? अगर आपके पास सबूत है तो मुझे मौत की सजा सुनाइए। अगर आपके पास सबूत नहीं है तो मुझे अभी रिहा कर दीजिए। बकवास। चाकू पर तुम्हारी उंगलियों के निशान हैं और घटनास्थल पर सिर्फ तुम ही थे, फिर भी तुम इसे इनकार करने की हिम्मत कैसे करते हो? कैप्टन ल्यूगेन इतना क्रोधित था कि उसका चेहरा पीला पड़ गया। यदि अनुशासन न होता तो वह उस मुंह पर लात मारकर उसे टुकड़े-टुकड़े कर देना चाहता। जियान दाजू न केवल विचलित नहीं हुआ बल्कि वह बेतहाशा और उन्मादपूर्वक हंसने लगा। बेशक मांस काटने पर मेरे उंगलियों के निशान तो होंगे ही। मैंने उस छोटे पुलिस वाले पर इसलिए हमला किया क्योंकि वह पीछे की रसोई में घुस आया था और मुझे लगा कि वह चोर है। क्या आत्मरक्षा की अनुमति नहीं है? पूछताछ गतिरोध में फंस गई। जियान दाजू स्पष्ट रूप से एक शातिर बदमाश था जिसमें अत्यंत मजबूत मनोवैज्ञानिक सहनशक्ति थी और वह हदपूर्वक इस बात पर रहा था कि उसे किसी भी बात की जानकारी नहीं है। पीड़ित की पहचान की पुष्टि किए बिना या साक्ष्यों की पूरी श्रृंखला स्थापित किए बिना केवल घटनास्थल पर हुई गिरफ्तारी पर निर्भर रहने से बिना किसी बालिया बयान की परिस्थितियों में दोष सिद्ध करना वास्तव में मुश्किल हो जाता है। एक तरफा शीशे के बाहर किन मेडों उदास सिगरेट पीते हुए वहीं चढ़ाए खड़ा था। मायूस जैसे अनुभवी पुलिस अधिकारी भी हताशा से एक दूसरे को देख रहे थे, पूरी तरह से असहाय। चरमराहट। पूछताछ कक्ष का दरवाजा धक्का देकर खोला गया। जियान चेन भावहीन होकर अंदर आया। उसके हाथ में तकनीकी विभाग से अभी जल्दबाजी में निकाली गई घटनास्थल जांच की तस्वीरों का एक बंडल था। कैप्टन ल्यूगेन ने अपना सिर उठाया और क्षण भर के लिए सब ठहर गए। शाओ जियान तुम यहाँ क्या कर रही हो? भाई कैप्टन किन ने मुझे इसे आजमाने के लिए कहा है। जियान चेन ने कैप्टन ल्यूगेन के कंधे पर थपथपाते हुए उन्हें एक तरफ हटने का इशारा किया। शीशे के बाहर टीम 1 की कप्तान सुवांकी संयोग से केस फाइल लेकर वहां से गुजर रही थी। सुवांकी अपने कदमों पर रुक गई। उसकी निगाहें जियान चेन के चेहरे पर घूम गईं और उसकी आवाज में कोई भाव नहीं था। प्रक्रियाओं के अनुसार यह संभव नहीं है। आप अभी भी इंटर्नशिप अवधि में हैं और स्वतंत्र जांच के लिए आपके पास योग्यता नहीं है। वो जियान चेन को निशाना नहीं बना रही थी। हर नवागंतुक के प्रति उसका यही रवैया था। नियम तो नियम होते हैं। अध्याय 4 इस मामले में आपको सर्वोच्च योग्यता से नवाजा जाएगा। फॉन शियाओ उनकी ठीक बगल में था। ये सुनकर उसकी गर्दन गुस्से से तन गई और वह बहस करने के लिए आगे बढ़ने ही वाला था, लेकिन जियान चेन के पहले दिए गए निर्देशों को याद करके उसने खुद को बड़ी मुश्किल से रोका। पूछताछ कक्ष के अंदर जियान चेन जियान दाजू के सामने बैठ गया और अपने हाथों में मौजूद तस्वीरों को एक-एक करके मेज पर फैला दिया। जियान चेन को अंदर आते देख जियान दाजू ने दांत पीसते हुए कहा, तू छोटा बदमाश अभी भी आने की हिम्मत कर रहा है। तेरा सौभाग्य है कि मैंने तुझे अभी बीच से नहीं काट डाला। जियान चेन ने ऊपर उसकी ओर देखा। उसकी बुद्धिमत्ता का स्तर 10 अंक तक पहुंच जाने के कारण इस समय उसका मस्तिष्क अत्यंत तीव्र गति से कार्य कर रहा था। घटनास्थल पर फैले काले कोहरे और सिस्टम द्वारा दिए गए अपराध संबंधी संकेतों के संयोजन से उसके मन में अपराध की पूरी तार्किक कड़ी पहले ही बन चुकी थी। जियान दाजू पुरुष 38 वर्ष चोरी के 2 पूर्व मामलों में दोषी ठहराया गया। जियान चेन की पत्नी उंगलियां पहली तस्वीर पर थपथपाईं जो फ्रीज के निचले हिस्से का क्लोजर था। क्या आपको लगता है कि लाश को पत्थर की तरह सख्त होने तक जमा कर और उसे ऑयल क्लॉथ से ढककर आप सबको धोखा दे सकते हैं? मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा कि तुम क्या कह रहे हो। जियान दाजू ने हठपूर्वक जवाब दिया। तुम्हें नहीं पता। जियान चेन ने ताना मारते हुए दूसरी तस्वीर निकाली। ये वो रत्न नमूना है जिसे तकनीकी विभाग ने चॉपिंग बोर्ड की दरारों के भीतर से निकाला है। आप वाकई बहुत चालाक हैं। हर बार मांस काटने के बाद आप चॉपिंग बोर्ड को बर्तन धोने वाले साबुन और उबलते पानी से धोते थे जिससे वह ऊपर से एकदम साफ दिखता था। लेकिन आपने लकड़ी की चॉपिंग बोर्ड की पारगम्यता को नजरअंदाज कर दिया। फोरेंसिक डॉक्टर जांच करने पर मानव रक्त और सुअर के रक्त में अंतर जान लेंगे। जियान दाजू की आंखों के कोने फटने लगे, फिर भी उसने अपने दांत पीसकर कबूल करने से इनकार कर दिया। जियान चेन आगे की ओर झुके। जियान दाजू की आंखों में देखते हुए उनकी बोलने की गति तेज हो गई। मृतक पुरुष था जिसकी लंबाई लगभग 1.7 मीटर थी और वह दुबला-पतला था। आप दोनों के बीच कोई गहरी दुश्मनी तो नहीं थी, है ना? जियान दाजू थोड़ा कांप गया। मुझे लगता है, जियान चेन ने धीमी आवाज में सच्चाई की परतें खोलते हुए कहा, तुम्हारे हाथ चोरी करने के आदी हैं और तुम्हें चोरी करने की आदत है। कुछ दिन पहले एक रात तुमने उस व्यक्ति का बटुआ या कीमती सामान चुराया होगा और उसने तुम्हें रंगे हाथों पकड़ लिया होगा। वन में ग्लास के बाहर किन मेडों और अनुभवी आपराधिक पुलिस अधिकारी सभी सब रह गए। ये निष्कर्ष तो केस फाइलों में कहीं थे ही नहीं। जियान चेन ने जियान दाजू को घूरना जारी रखा। उसने पुलिस को बुलाने की धमकी दी। चोरी के आरोप में पहले ही 2 बार जेल जा चुके होने के कारण तुम डरे हुए थे और अपना सामान वापस छीनकर भागना चाहते थे। लेकिन हाथापाई के दौरान तुमने पास पड़ी कोई भारी वस्तु, शायद ईंट या लोहे की छड़ उठा ली और उसके सिर के पिछले हिस्से पर दे मारा। जियान चेन ने तीसरी तस्वीर निकाली जो मृतक की छत विक्षत खोपड़ी पर लगी चोटों का क्लोजअप थी और उसे जियान दाजू के सामने जोर से पटक दिया। टकराना। इस तीखी आवाज से जियान दाजू पूरी तरह कांप उठा। जब उस व्यक्ति की मृत्यु हुई तो तुम घबरा गए। चारों ओर निगरानी कैमरे लगे होने के कारण तुमने शव को ठिकाने लगाने की हिम्मत नहीं की। इसलिए तुमने ओल्ड चेन की वांटेड शॉप के सहायक भर्ती विज्ञापन पर नजर डाली। जियान चेन ने उसे घूरकर देखा। तुम्हें वेतन नहीं चाहिए था, केवल भोजन और रहने की जगह चाहिए थी। आधी रात को तुमने लाश को पीछे वाले रसोई घर में ले जाकर उस हड्डी काटने वाले चाकू और छुरी का इस्तेमाल करते हुए थोड़ा-थोड़ा करके बोलना बंद करो, बोलना बंद करो। जियान दाजू की सांसें तेज हो गईं। उसके माथे से पसीना बहने लगा और उसका घमंड चूर-चूर हो गया। क्या तुम्हें लगा था कि इसे काटकर सूअर के मांस में मिलाकर बेचने से किसी को पता ही नहीं चलेगा? जियान चेन खड़ा हुआ, मेज पर हाथ पटकते हुए उसे नीचे देखने लगा। लाश को ठिकाने लगाते समय तुम्हारे हाथ कांप रहे थे, है ना? फ्रीजर के निचले हिस्से की भीतरी दीवार पर तुमने खून से सना आधा उंगली का निशान छोड़ा था। तकनीकी विभाग ने उसका मिलान सफलतापूर्वक कर लिया है। अब तुम्हें किस बात पर आपत्ति है? ये वाक्य उनकी पीठ पर आखिरी दिन का साबित हुआ। जियान दाजू का मनोवैज्ञानिक बचाव धराशायी हो गया। वो पूछताछ की कुर्सी पर बेजान होकर गिर पड़ा, अपना चेहरा ढांकते हुए चिल्लाया, मैंने उसे मार डाला, मैंने उसे मार डाला। उसने मुझे गिरफ्तार करने के लिए पुलिस को बुलाने पर जोर दिया। मेरा ऐसा करने का इरादा नहीं था, मेरा ऐसा करने का इरादा नहीं था। कांच के बाहर मायूवी का मुंह खुला रह गया। काफी देर तक बंद नहीं हो पाया। कैप्टन ल्यूगेन ने ठंडी हवा का एक गहरा झोंका अंदर खींचा। सुवांकी के चेहरे पर भाव थम से रह गए। इसमें 10 मिनट से भी कम समय लगा। किसी भी प्रकार की यातना या दबाव के बिना केवल कुछ भौतिक साक्ष्य, फोटो और एक मनोवैज्ञानिक प्रोफाइल के आधार पर जियान चेन ने एक निर्दयी अपराधी के मनोवैज्ञानिक बचाव को चकनाचूर कर दिया था। क्या कोई नया रंगरूप ऐसा कर सकता है? जैसे ही जियान दाजू ने अपना अपराध स्वीकार किया, वह अद्भुत यांत्रिक ध्वनि एक बार फिर जियान चेन के दिमाग में गूंज उठी। बीप। मानव मां से वजन की तैयारी मामले को सफलतापूर्वक सुलझा लिया गया है। मुख्य संदिग्ध जियान दाजू ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है। पाप का पैमाना 1000। समझौता पुरस्कार 1000 दिव्य दृष्टियां प्राप्त हुए। ये पता चला कि मेजबान ने पहली बार स्वतंत्र रूप से हत्या के मामले को सुलझाया है, जिससे पहले मामले का अतिरिक्त नाम सक्रिय हो गया। मेजबान को बधाई हो, उन्होंने कौशल हासिल कर लिया है। मध्यवर्ती युद्ध कौशल में महारत। युद्ध विशेषता मूल्य जो 6।
निकट तिमाही युद्ध, जोड़ों को जकड़ने, बल प्रयोग की तकनीकों और महत्वपूर्ण प्रहार हमलों के बारे में नियमित ज्ञान और मांसपेशी स्मृति जियान चेन की मस्तिष्क और अंगों में डाली गई थी। जियान चेन के शरीर में काफी बदलाव आ चुका था, जो शरीर पहले केवल ताकत और प्रतिक्रियात्मक प्रवृत्ति के बल पर लड़ता था, अब उसकी हर हरकत के लिए मांसपेशियों के सक्रिय बिंदु अब पूर्ण रूप से स्पष्ट थे। उसने सिस्टम पैनल को ऊपर खींच लिया। मेजबान जियान चेन। उपलब्ध विशेषता अंक 1000 दिव्य नेत्र मूल्य से प्राप्त। बिना किसी झिझक के जियान चेन ने मन ही मन बुदबुदाया, अंक आवंटित करो इंटेलिजेंस। बुद्धि का स्तर बढ़कर 11 हो गया, सामान्य लोगों से कहीं अधिक। ठंडी हवा का एक झोंका सीधे उसके सिर तक पहुंचा और पहले से अव्यवस्थित सुराग उसके दिमाग में स्वतः ही वर्गीकृत और संग्रहित हो गए। उसने अपनी पुलिस वर्दी को ठीक किया और पूछताछ कक्ष से बाहर निकलने के लिए मुड़ गया। दरवाजे के बाहर किनवेडॉन ने ताली बजाई। शाबाश जियान चेन, किनवेडॉन ने प्रशंसा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इस मामले में आपको सर्वोच्च श्रेय दिया जाएगा। कैप्टन किन मेरी तारीफ कर रहे हैं, उंगलियों के निशान इतनी जल्दी मिलाने का श्रेय तकनीकी विभाग को ही जाता है। जियान चेन ने विनम्रता से मुस्कुराते हुए अपनी खूबियों और प्रसिद्धि को छुपाया। मुख्य कार्यालय में लौटते ही पहले उपहास और मजाक उड़ाने वाले अनुभवी आपराधिक पुलिस अधिकारियों की निगाहें पूरी तरह से बदल गई थी। फॉन शियाओ इतना उत्साहित था कि उसका चेहरा लाल हो गया और उसने धीमी आवाज में कहा, भाई चेन, आप तो कमाल के हैं। कप्तान सु का चेहरा तो अभी हरा पड़ गया। जियान चेन ने हल्की सी मुस्कान दी और बातचीत में कोई हिस्सा नहीं लिया। आधे घंटे बाद किनवेडॉन ने जियान चेन को अकेले अपने कार्यालय में बुलाया। बैठो। किनवेडॉन ने जियान चेन को एक सिगरेट फेंकी, खुद एक सिगरेट जलाई और गंभीर मुद्रा में खड़ा हो गया। उसने दराज से एक मोटी केस फाइल निकाली और जियान चेन के सामने रख दी। मानव मांस वाले वांटन का मामला सुलझ गया है और आपने अच्छा काम किया, लेकिन दूसरी टीम पर से बोझ अभी तक कम नहीं हुआ है। किनवेडॉन ने केस फाइल पर टैप करते हुए कहा, यान शिमेई लापता व्यक्ति मामले के समाधान के लिए नगर निगम द्वारा एक समय सीमा निर्धारित की गई है और दबाव बहुत अधिक है। आप चाहे जो भी तरीका अपनाएं, मुझे 3 दिनों के भीतर कोई हल चाहिए। जियान चेन ने केस फाइल उठाई और पहला पन्ना खोला। अपनी नविक बुद्धिमत्ता पर भरोसा करते हुए उनकी निगाहों पर और जांच रिपोर्ट पर पड़ी, जिन्हें किसी ने इतना बदल दिया था कि वे तार हो गए थे। अचानक उसकी उंगली यान शिमेई के लापता होने से 3 महीने पहले के बैंक स्टेटमेंट की सूची पर रुक गई। उसके दिमाग में एक गुप्त पैटर्न धीरे-धीरे आकार लेने लगा। जियान चेन ने अपना सिर उठाया। समझ गया कैप्टन किन, मिशन को पूरा करने की गारंटी है। इतना कहकर वो मुड़ा और दफ्तर से चला गया। अगली सुबह 9 बजे यूचेन शहर लोक सुरक्षा बयूरो अपराधिक जांच विभाग विशाल सम्मेलन कक्ष। पोडियम के ऊपर लाल पृष्ठभूमि पर सफेद अक्षरों में एक बैनर लगा हुआ था, नगरपालिका अपराधिक जांच विभाग की प्रशस्ति सम्मेलन। मंच के नीचे साधारण वर्दी पहने अपराधिक पुलिस अधिकारी बिल्कुल चुपचाप बैठे थे। यूचेन नगर पुलिस बयूरो के निदेशक काइगोडोन पोडियम के ठीक बीच में बैठे थे। उनका चौकोर चेहरा स्वाभाविक रूप से प्रभावशाली और अधिकारपूर्ण था। उन्होंने माइक्रोफोन को समायोजित किया और उनकी गहरी गूंजती हुई आवाज पूरे सम्मेलन कक्ष में गूंज उठी। साथियों, कल हमारी अपराधिक जांच टुकड़ी दूसरी टीम ने एक बेहद जघन्य हत्या और शरीर के टुकड़े करने के मामले को सुलझाया। ये है मानव मांस से बने वांटन का मामला। अध्याय 5, यह एक गुमशुदा व्यक्ति का मामला है। निदेशक काइगोडोन ने दर्शकों पर अपनी नजरें घुमाई। उनका लहजा जोशीला था। इस मामले में बेहद क्रूर कार्यप्रणाली अपनाई गई थी और इसका समाज पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। हालांकि हमारे युवा पुलिस अधिकारी ने शातिर हथियारबंद बदमाशों का सामना करते हुए पीछे नहीं हटे। अपनी असाधारण मानसिक दृढ़ता और पैनी नजर के बल पर उन्होंने न केवल अकेले ही 300 पाउंड के हिंसक अपराधी को काबू में किया, बल्कि बिना किसी गुमनामी की शर्त के अपराधी के मानसिक अवरोधों को भी तेजी से ध्वस्त कर दिया। दर्शकों में मौजूद जासूस आपस में फुसफुसा रहे थे और एक मत होकर दूसरी टीम के ठिकाने की ओर देख रहे थे। मायू और कप्तान लियू गैंग पीछे की पंक्ति में बैठे थे। मायू ने अपना सिर नीचे झुकाया और चुपचाप अपने पैरों को नीचे रख दिया। अवचेतन रूप से उसे उस दिन कहे गए अपने वाक्य याद आ गए। एक बार भी गैस नहीं निकाल पाया और उसके कानों के सिरे बुरी तरह जलने लगे। कैप्टन लियू गैंग थोड़ा झुककर धीमी आवाज में बुदबुदाए, हमें इस बच्चे को बाद में खाना खिलाना चाहिए। हमने कल जो कहा वो कुछ ज्यादा ही हो गया था। अब मैं नगर निगम बयूरो पार्टी समिति के फैसले की घोषणा करता हूं। निदेशक काइगोडोन ने अपनी आवाज बुलंद की। सभी श्रोतागण मौन हो गए। 12 अगस्त भंग मामले में कॉमरेड जियान चेन के वीरतापूर्ण प्रदर्शन को देखते हुए नगर निगम ने जियान चेन को व्यक्तिगत तृतीय श्रेणी योग्यता पुरस्कार से सम्मानित करने का निर्णय लिया है। जैसे ही उनकी आवाज धीमी हुई, सम्मेलन कक्ष में धीमी आवाज में विस्मयबोधक ध्वनियों का एक सैलाब उमड़ पड़ा। अरे बाप रे, एक व्यक्ति को थर्ड क्लास मेरिट मिली। वो यहाँ सिर्फ 3 दिन से है ना? मैंने 5 साल काम किया है और मुझे एक प्रशस्ति पत्र तक नहीं मिला और इस लड़के को सीधे तृतीय श्रेणी की योग्यता मिल गई। निदेशक काइगोडोन ने अपना हाथ नीचे दबाते हुए कहा, इसके अलावा कॉमरेड जियान चेन द्वारा प्रदर्शित उत्कृष्ट आपराधिक जांच क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए नगर निगम ने जियान चेन की इंटर्नशिप अवधि को समय से पहले समाप्त करने की मंजूरी दे दी है। आज से वो एक आधिकारिक जासूस बन जाएंगे। दर्शक 2 सेकंड के लिए शांत हो गए, जिसके बाद जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। नौकरी में शामिल होने के महज 3 दिन बाद ही अपवाद स्वरूप आधिकारिक कर्मचारी बनना और साथ ही तृतीय श्रेणी की योग्यता प्राप्त करना, ये निश्चित रूप से यूचेन पुलिस विभाग के इतिहास में पहली बार हुआ था। जियान चेन, अपना पुरस्कार लेने के लिए मंच पर आओ। निदेशक काइगोडोन के बगल में बैठे किनवेडॉन ने अदम्य गर्व से भरे चेहरे के साथ जोर से चिल्लाया। जियान चेन खड़ा हुआ, अपनी पुलिस वर्दी को सीधा किया और स्थिर कदमों से पोडियम की ओर बढ़ा। निदेशक काइगोडोन ने स्वयं जियान चेन की छाती पर एक चमकदार सोने का तृतीय श्रेणी योग्यता पदक लगाया और उन्हें एक बड़ा लाल सम्मान प्रमाण पत्र सौंपा। युवक, शाबाश, अहंकार और काबिलियत से सावधान रहना और भविष्य में नए योगदान देना। निदेशक काइगोडोन ने जियान चेन के कंधे पर मजबूती से थपथपाया। मिशन पूरा करने की गारंटी। जियान चेन सावधान मुद्रा में खड़ा हुआ और उसने पुलिस की मानक सलामी दी। दर्शकों में बैठे फॉन शियाओ ने इतनी देर तक ताली बजाई कि उनकी हथेलियां लाल हो गईं और उनका चेहरा उत्साह से दमक रहा था। इसी बीच पहली पंक्ति में बैठी टीम मन की नेता सु वांकी की निगाहें जियान चेन की छाती पर टंगे पदक पर टिकी हुई थी। उसने अपने चमकीले लाल होठों को दांतों से दबाया। उसकी गोलियों में एक फाउंटेन पेन को कसकर पकड़े हुई थी। आपराधिक जांच विभाग की सबसे प्रतिष्ठित पुलिस अधिकारी और रीढ़ की हड्डी होने के नाते उसकी अगुवाई वाली टीम हमेशा से विभाग की सबसे तेज धारवाली तलवार रही थी। लेकिन इस बार सारी सुर्खियां इस नवस्नातक अधिकारी ने बटोर ली थी। ये तो बस किस्मत की बात है। सु वांकी ने ठंडी सी आवाज निकाली। उसने मन ही मन कसम खाई कि अगले मामले में उसकी अगुवाई वाली टीम को शानदार जीत हासिल करनी होगी और वो कभी भी जियान चेन को खुद पर हावी नहीं होने देगी। प्रशंसा समारोह का समापन हुआ और निदेशक काइगोडोन कार्यक्रम स्थल से चले गए। सम्मेलन कक्ष का दरवाजा फिर से बंद हो गया। किनवेडॉन पोडियम की ओर बढ़े, उनके चेहरे पर पहले की मुस्कुराती हुई भाव भंगिमा गंभीर हो गई। उन्होंने अपने दोनों हाथों को मेज पर टिकाया, दर्शकों पर एक नजर डाली और गहरी आवाज में कहा, प्रशंसा समारोह समाप्त हो गया है, अब चलिए काम की बात करते हैं। नगरपालिका पार्टी समिति द्वारा अत्यधिक ध्यान आकर्षित करने वाले झोंक हत्याकांड के बारे में सभी ने सुना होगा। किनवेडॉन की आवाज गहरी और प्रभावशाली थी। झोंक शहर के एक जाने-माने व्यवसाय थे, जिनकी उनकी विला में बेरहमी से हत्या कर दी गई। इस मामले में ऊपर से दबाव बहुत ज्यादा है और इसे समय सीमा के भीतर सुलझाना होगा। यह समय हमारी टुकड़ी की सर्वोच्च प्राथमिकता है। दर्शकों के बीच का माहौल तनावपूर्ण हो गया। टीम 1, टीम 3 और चौथी टीम, तीनों ही इस मामले की पूरी ताकत से जांच करने के लिए विशिष्ट पुलिस बलों को तैनात करेगी। छुट्टी। किनवेडॉन के आदेश के बाद सभी लोग तुरंत खड़े हो गए और कार्यक्रम स्थल से चले गए। जैसे ही जियान चेन कार्यक्रम स्थल से बाहर निकला, उसने तुरंत फॉन शियाओ को पकड़ लिया, जो अभी उत्साहित अवस्था में थी। भाई चेन, क्या हम झोंक के मामले की जांच नहीं करने जा रहे हैं? फॉन शियाओ ने संदेह से पूछा। जियान चेन तेजी से वापस दफ्तर में गया और डेस्क पर रखी केस फाइल उठा ली। यान शिमेई के लापता होने का मामला अभी तक बंद नहीं हुआ है। कैप्टन किन ने 3 दिन की समय सीमा दी थी और आज दूसरा दिन है। फैन शियाओ ने अपना सिर खुजाया, लेकिन इस मामले से जुड़े सारे सुराग टूट चुके हैं। जियान चेन ने बैंक स्टेटमेंट की एक सूची फॉन शियाओ के सामने रख दी। उसकी बुद्धिमत्ता 11 अंक बढ़ जाने के बाद उसकी तार्किक सोच आम लोगों से कहीं अधिक हो गई थी। यहाँ देखो, जियान चेन की पत्नी उंगलियों ने सूची की ओर इशारा किया। यान शिमेई के लापता होने से 3 महीने पहले उसके खाते में 5 बड़े खर्चे हुए थे, जिनकी रकम 50,000, 80,000, 1 लाख इत्यादि थी। इसके अलावा इन पैसों को निकालने का समय बेहद अनियमित था और इनमें से कई बार तो सुबह-सुबह ही पैसे निकाले गए थे। फैन शियाओ ने झुककर देखा, इससे क्या साबित होता है? क्या वह चीजें खरीद रही है? एक आम तलाशुदा महिला जो आमतौर पर सिर्फ खरीदारी और महाजों खेलती है, वो सुबह-सुबह हजारों डॉलर की चीजें खरीदने कहां जाएगी? जियान चेन ने सिर उठाया। इस तरह के नियमित और भारी खर्च का सिर्फ एक ही कारण हो सकता है, उसे जुए की लत लग गई है और वह भी अवैध जुए में। फैन शियाओ को अचानक एहसास हुआ और उसने अपनी जान पर हाथ मारा। बिल्कुल सही, जब जुआरी हारने से हताश हो जाते हैं तो आधी रात को पैसे उधार लेना और निकालना बिल्कुल सामान्य बात है। चलो चलते हैं, उन जगहों की जांच करते हैं जहां वो लापता होने से पहले अक्सर जाती थी। आधे घंटे बाद जियान चेन और फॉन्जियो ने वाटर एक्सक्विजिट नामक एक स्नान केंद्र का कांच का सामने का दरवाजा धक्का देकर खोला। यहाँ की सजावट भव्य और शानदार थी और दिन के उजाले में बहुत कम मेहमान मौजूद थे। फ्रंट डेस्क मैनेजर अधेड़ उनका मोटा आदमी था, जिसके बाद पीछे की ओर टंकी किए हुए थे और वह बार के पीछे छुपकर अपने फोन पर खेल रहा था। पुलिस यहाँ स्थिति का जायजा लेने आई है। फॉन शियाओ ने आगे बढ़कर संगमरमर के काउंटर पर दस्तक दी। मोटे मैनेजर ने आलस से अपना सिर उठाया। उन दोनों सारे कपड़ों पर एक नजर डाली और उदासीनता से कहा, दो पुलिस वालों, हमारा यहाँ का कारोबार वैध है, आप किस बात की जांच कर रहे हैं? जियान चेन ने यान शिमेई की तस्वीर निकाली। इसका नाम यान शिमेई है और यह यहाँ की नियमित ग्राहक है। पिछले महीने में वो किन लोगों के संपर्क में रही है? मोटे मैनेजर ने तस्वीर को ध्यान से देखे बिना ही सीधे हाथ हिला दिया। मैं उसे नहीं जानता, हमारे स्टोर में रोजाना इतने ज्यादा ग्राहक आते जाते रहते हैं, तो मैं उसे कैसे याद रख सकता हूँ? इसके अलावा ग्राहकों की निष्ठा की रक्षा करना हमारे उद्योग का नियम है और हम इसे यूं प्रकट नहीं कर सकते।
उनके चेहरे पर अधीरता साफ झलक रही थी। जाहिर है वे इन दोनों युवा पुलिस अधिकारियों को गंभीरता से नहीं ले रहे थे। फैन शियाओ घबरा गई और उसने काउंटर पर हाथ पटक दिया। हम एक महत्वपूर्ण मामले को संभाल रहे हैं। अगर आप सहयोग नहीं करेंगे तो नगर निगम द्वारा जांच के लिए औपचारिक पत्र जारी करने के बाद मामला सिर्फ बातचीत तक सीमित नहीं रहेगा। किसी लापता व्यक्ति के मामले में आपको सड़कों पर जाकर तलाश करनी चाहिए। मेरे स्नानागार में क्यों आना है? मोटे मैनेजर ने ताना मारा। जियान चेन ने कुछ नहीं कहा। वह आगे बढ़ा, सीधे अपनी जेब से पुलिस बैज निकाला और उसे मोटे मैनेजर के सामने जोर से पटक दिया। एक वैध व्यवसाय है ना? जियान चेन की आवाज धीमी थी। दूसरी मंजिल के बिल्कुल आखिरी छोर पर बने उन 3 निजी कमरों में कोई निगरानी कैमरा नहीं है और दरवाजों की ताले बदल दिए गए हैं। तीसरी मंजिल पर स्थित आग से बचने वाली सीढ़ी पर तरह-तरह का सामान बिखरा पड़ा है और आग से बचाव का दरवाजा पूरी तरह से बंद है। इसके अलावा कल रात 12 बजे 5 सजी महिलाएं बिना पहचान पत्र दिखाए पिछले दरवाजे से अंदर घुस गईं। मोटे मैनेजर के चेहरे पर मौजूद तिरस्कारपूर्ण भाव जम गया। जियान चेन ने उसकी आंखों में घूरते हुए हर शब्द को स्पष्ट रूप से बोला, क्या आपको मुझसे लोक सुरक्षा टुकड़ी और एनरिचमेंट टुकड़ी को बुलाने और उन्हें आपके बॉस से वैध व्यवसाय के बारे में आराम से बातचीत करने के लिए कहने की जरूरत है? उस मोटे मैनेजर के माथे से तुरंत ठंडा पसीना बहने लगा। तभी उसने अपने सामने खड़े युवक को ध्यान से देखा, जिसकी आंखों में दमन का एक भयावह भाव झलक रहा था। अध्याय 6 तुम यहाँ चाय पीने आए हो या झगड़ा करने? नहीं 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 अधिकारी जी, चलिए बात करते हैं। मोटे मैनेजर ने तुरंत हार मान ली और सिर हिलाते हुए और झुककर विनम्र मुस्कान के साथ कहा, मुझे याद आया, यांशी में वह अक्सर हमारे यहाँ नहाने आती है। वह अक्सर किससे संपर्क करती है? जियान चेन ने अपना पुलिस बैज उतार दिया। जब भी वो आती है लाउंज में झाओ ली नाम के किसी व्यक्ति से मिलती है। झाओ ली यहाँ नियमित रूप से आता है और वो दूसरी मंजिल पर एक निजी कमरे में सोता है। मोटे मैनेजर ने सब कुछ ऐसे उगल दिया जैसे बांस की नली से मक्के के दाने उड़ेल लिए हों। जिस तरह से आगे दूसरी मंजिल निजी कमरा संख्या 208 एक ही लात से दरवाजा खुल गया। निजी कमरा धुएं से भरा हुआ था और पीले रंग से रंगे बालों वाला एक दुबला-पतला युवक सोफे पर गहरी नींद में सो रहा था और जोर-जोर से खर्राटे ले रहा था। झाओ ली, फैन जियो जोर से चिल्लाया। सुनहरे बालों वाला युवक चौंक कर जाग गया और उठ बैठा। जब उसने देखा कि वे पुलिस अधिकारी हैं तो वह घबराया नहीं बल्कि मेज पर रखी कांच की अष्टे उठाकर खड़ा हो गया और बड़बड़ाने लगा, ये लोग क्या कर रहे हैं? पुलिस होने से क्या फर्क पड़ता है? मैंने निजी कमरे में सोकर कौन सा कानून तोड़ा? इस तथ्य पर भरोसा करते हुए कि वह इस इलाके को क्या खुदा था और आमतौर पर पुलिस स्टेशन में ऐसे जाता था जैसे अपने ननिहाल लौट रहा हो, वह अपने पुलिसकर्मियों से बिल्कुल भी नहीं डरता था। टकराना। झाओ ली के बोलने से पहले ही जियान चेन आगे बढ़ चुका था। 15 अंक की मध्यवर्ती युद्ध कौशल निपुणता और 8 अंक की शक्ति रखते हुए उसने अपने बाएं हाथ से एस्ट्रे पकड़े हुए झाओ ली की कलाई को पकड़ा, उसे बाहर की ओर उछाला और अपने दाहिने हाथ से झाओ ली की गर्दन को पकड़कर उसे सीधे हवा में उठाया और दीवार पर जोर से पटक दिया। क्लैंक, एस्ट्रे जमीन पर गिरकर चकनाचूर हो गई। झाओ ली के पैर जमीन से ऊपर उठ गए, उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया और उसके हाथ में जियान चेन के हाथ को छुड़ाने की बेताब कोशिश की, लेकिन वह हाथ हिलता नहीं रहा। उसके दिमाग में ऑक्सीजन की कमी का एहसास तेजी से फैल गया। क्या अब तुम जाग गए हो? जियान चेन ने भावहीनता से उसकी ओर देखा। बुरी तरह भयभीत होकर झाओ ली ने घबराकर सिर हिलाया। जियान चेन ने उसका हाथ छोड़ दिया और झाओ ली बेजान होकर जमीन पर गिर पड़ा, अपनी गर्दन पकड़कर जोर-जोर से खांसने लगा। यांग जिमी कहाँ है? जियान चेन ने कृपापूर्वक पूछा। मुझे नहीं पता वो कहाँ है। झाओ ली पूरी तरह से दब गया था, उसकी आवाज कांप रही थी। अधिकारी, यांग शिमे बुरी वाली है। हाल ही में उसने शहर के पश्चिम में एक भूमिगत कैसीनो में जुआ खेलते हुए अपना मानसिक संतुलन खो दिया और उस पर भारी मात्रा में सूदखोरी का कर्ज है। उस पर कितना कर्ज है? 3 लाख से भी ज्यादा। कैसीनो के लोग उसे रोजाना हर जगह रोकते हैं और उसके हाथ पैर काटने की धमकी देते हैं। वह इतनी डरी हुई थी कि घर जाने की हिम्मत तक नहीं करती थी। कुछ दिन पहले वह मुझसे पैसे उधार लेने आई थी, लेकिन मैंने उसे उधार नहीं दिया और तब से मैंने उसे देखा तक नहीं। जियान चेन ने महत्वपूर्ण जानकारी को बड़ी कुशलता से ग्रहण किया। 3 लाख से अधिक। ये संख्या यांग शिमे के खाते से अचानक गायब हुई राशि से पूरी तरह मेल खाती थी। पूंजी प्रवाह ने एक बंद चक्र बना लिया था। शहर के पश्चिम में भूमिगत कैसीनो कहाँ है? जियान चेन ने दृढ़ता से आगे पूछा। ये ब्रदर के चाय घर में है। झाओ ली ने लाड निकलते हुए कहा, ऊपर से तो यह चाय घर लगता है, लेकिन दिखाना एक बड़ा कैसीनो है। जियान चेन ने फोन शियाओ की ओर मुड़कर देखा और कहा, चलो शहर के पश्चिम की ओर चलते हैं। पश्चिमी जिला ब्रदर का चाय घर। ये स्थान पुराने शहर के बाहरी इलाके में स्थित था, जो जर्जर हालत में बने घरों से घिरा हुआ था जिन्हें ध्वस्त किया जाना था। चाय घर के अंदर धुआं उड़ रहा था और गंदी हवा से तंबाकू, शरीर की दुर्गंध और पैरों की बदबू के साथ मिलकर उनके चेहरों पर आ रही थी। हॉल में एक दर्जन से अधिक स्वचालित महाजों टेबल लगाए गए थे और टाइलों को फेंकने की सरसराहट की आवाज कान फाड़ देने वाली थी। पहले तो एक दर्जन बिना शर्ट पहने टैटू वाले हटे कट्टे आदमी मेजों के चारों ओर ताश खेल रहे थे, लेकिन जियान चेन और फोन शियाओ नाम के दो अपरिचित युवकों को अंदर आते देख उनकी हरकतें एक साथ रुक गईं। एक दर्जन वेशपूर्ण निगाहें उन दोनों पर टिक गईं। अरे छोटे भाइयों, तुम अपरिचित लग रहे हो, चाय पीने आए हो या लड़ाई करने? एक गंजा हत्ता कट्टा आदमी काउंटर के पीछे से बाहर निकला। उसकी लंबाई 1.8 मीटर से थोड़ी ज्यादा थी, गले में छोटी उंगली जितनी मोटी सोने की माला लटक रही थी और उसके मांसल चेहरे पर एक भयंकर आभा थी। वह इस चाय घर का मालिक था, भाई डे। जैसे ही भाई डे ने बोलना शुरू किया, चायदानी और चटखरे लिए हुए 4-5 अधीनस्थ तुरंत इकट्ठा हो गए। उन्होंने स्पष्ट रूप से निकास द्वार को अवरुद्ध कर दिया और एक घेरा बना लिया। फोन शियाओ का दिल जोर से धड़कने लगा। हालांकि उसने अभी नौकरी शुरू की थी, फिर भी वह समझ गया था कि ये लोग अच्छे लोग नहीं हैं। खासकर वो भाई डे, जिसकी निगाहें तेज थीं और जो साफ तौर पर देख रहा था कि वे जवान हैं और पुलिस की वर्दी नहीं पहने हैं, उन्हें पूरी तरह से नीचा दिखा रहा था। हम हैं। फोन शियाओ अपना पुलिस बैज निकालने ही वाला था। जियान चेन ने फोन शियाओ को रोकने के लिए हाथ बढ़ाया। उसकी निगाहें शांतिपूर्वक भाई डे और आसपास के अधीनस्थों पर घूम गईं। दिव्य दृष्टि वो चुपचाप सक्रिय हो गया। उसकी आंखों के सामने एक हल्के नीले रंग का पैनल झिलमिला उठा। भाई डे और उनके अधीनस्थों के बगल में पारदर्शी ऊर्ध्वाधर पैमाने की पट्टियां उभर आईं। जियान चेन ने गौर से देखा। तराजू की पट्टियों के अंदर हल्का खाकी रंग दिखाई दिया और तराजू की एक तिहाई स्थिति पर रुक गया। पाप का पैमाना 300 जुआ खेलने के लिए 20 चलाना, कैसीनो चलाना। जियान चेन समझ गया। हत्या के मामलों को दर्शाने वाला गहरा लाल रंग का पैमाना गायब था और इसी तरह गंभीर शारीरिक क्षति को दर्शाने वाला गहरा लाल रंग का पैमाना भी अनुपस्थित था। इससे ये स्पष्ट होता है कि यद्यपि ब्रदर का गिरोह भूमिगत कैसीनो जैसी अवैध गतिविधियों में शामिल था, फिर भी वे किसी मानव जीवन को निशाना नहीं बनाते थे। यांग शिमे के लापता होने का कारण कम से कम सीधे तौर पर भाई के घातक हाथों से नहीं हुआ था। प्रत्यक्ष संदेह की संभावना को खारिज करते हुए जियान चेन की तनावग्रस्त मांसपेशियां थोड़ी शिथिल हो गईं। इस तनावपूर्ण और अस्थिर स्थिति का सामना करते हुए फोन शियाओ की सांसें तेज हो गईं। उसका हाथ अनजाने में उसकी कमर पर लटकी दुर्बीन मछली की ओर बढ़ गया। उसकी हथेलियां ठंडे पसीने से भीगी हुई थी। ये क्या? दोनों छोटे भाई बात नहीं कर रहे। क्या तुम यहाँ झगड़ा करने आए हो? दोनों को चुप देखकर भाई डे ने ताना मारा। एक कदम आगे बढ़ा और जियान चेन को धमकी भरे लहजे में देखते हुए बोला, क्या तुम्हें पता है कि किसका इलाका है? तुम्हारे बाल अभी पूरी तरह से बड़े भी नहीं है, फिर भी तुम शहर के पश्चिम में मनमानी करने की हिम्मत कर रहे हो। आसपास के अधीनस्थ कर्मचारी उपहास उड़ाने लगे और किसी ने तो जानबूझकर अपने हाथ में पकड़ी हुई चायदानी को मेज पर जोर से पटक दिया, जिससे एक कर्कश आवाज हुई। भाई डे, ये दोनों बच्चे गलती से गलत दरवाजे में घुसे हैं। क्यों ना भाई लोग इनकी हड्डियां थोड़ी ढीली कर दें? एक माथा ने व्यंग्यपूर्ण भाव से आगे झुकते हुए कहा। जब सभी को लगा कि ये दोनों युवक डर के मारे कांपने लगेंगे, तभी जियान चेन हरकत में आया। अपनी बंदूक निकाले बिना या अपना बैज दिखाए बिना वह आराम से एक तरफ चला गया। चाय के दाग से सनी लकड़ी की कुर्सी को खींच लाया, उसे चरमराहट की आवाज के साथ हॉल के बीच में रख दिया और उस पर आराम से बैठ गया। पूरा इलाका एक पल के लिए सन्नाटे में डूब गया। हर कोई उसके सामान्य कदम से स्तब्ध रह गया। जियान चेन ने अपने पैर क्रॉस किए, भाई डे की ओर देखा और मुस्कुराया। भाई डे, है ना? जियान चेन की आवाज स्पष्ट रूप से सभी के कानों तक पहुंची। सामने वाले हॉल में एक दर्जन महाजों की मेजें आवरण के रूप में लगाई जाती हैं और पिछवाड़े के तहखाने में बैकरे और झांझ जिनवा खेले जाते हैं। खेल हर रात 10 बजे शुरू होते हैं और बाहर 3 गुप्त पहरेदार पहरा देते हैं। आपको भारी कमीशन मिलता है। एक रात का कारोबार कम से कम कई लाख होता है ना? ये शब्द बोलते ही पूरा चाय घर शांत हो गया। जो अधीनस्थ पहले तक उपहास उड़ा रहे थे, उनके चेहरे के भाव स्थिर हो गए, उनकी आंखों में अविश्वास भर गया। फोन शियाओ भी स्तब्ध रह गया। उसने सभी भरे चेहरे के साथ जियान चेन की ओर देखा। भाई चेन को उनके भूमिगत कैसीनो के संचालन की विशिष्ट जानकारी इतनी स्पष्ट रूप से कैसे हो सकती थी? भाई डे के चेहरे की त्वचा एक बार फड़क उठी और उनका पहले का अहंकारी जोश शांत हो गया। वो जियान चेन के युवा चेहरे को घूर रहा था, उसका दिमाग तेजी से घूम रहा था। चूंकि दूसरी पार्टी उनके बारे में इतनी स्पष्ट जानकारी जुटा पाई और सिर्फ 2 लोगों के साथ अकेले यहाँ बैठने की हिम्मत की, तो वे निश्चित रूप से साधारण लोग नहीं थे। पुलिस वालों में से यह एक बेरहम किस्म का आदमी था और वे पूरी तैयारी के साथ आए थे। चाहे किसी भी प्रकार का मामला हो, उसके जैसा कोई मामूली अवैध कैसीनो मालिक इसे भड़काने का जोखिम नहीं उठा सकता। एक गलतफहमी, एक बहुत बड़ी गलतफहमी। भाई डे के चेहरे के भाव कुछ सेकंड के लिए बदल गए, फिर उन्होंने अचानक अपनी जान पर जोर से थप्पड़ मारा और उनका पहले का उग्र और खतरनाक चेहरा एक चापलूसी भरी मुस्कान में बदल गया। वो मुड़ा और आसपास खड़े पुलिसकर्मियों पर चिल्लाया, क्या तुम संबंधी हो? क्या तुमने पुलिस को आते नहीं देखा? यहाँ से दफा क्यों नहीं हो रहे हो? गर्जना से लकड़ी कांप उठी और पक्षियों और जानवरों की तरह तुरंत इधर-उधर बिखर गए, बिना जोर से सांस लेने की हिम्मत किए अपने स्थानों पर वापस लौट गए। भाई डे एक ही छलांग में 2 कदम चलकर जियान चेन के पास पहुंचे। थोड़ा झुककर उन्होंने मेज पर रखी बैंगनी मिट्टी की चायदानी को उठाई। उसने एक कप गर्म चाय डाली और आदरपूर्वक दोनों हाथों से जियान चेन को सौंप दी। दोनों अधिकारियों, मुझे बहुत खेद है, मेरे अधीनस्थों को नियमों का ज्ञान नहीं है और उन्होंने आप दोनों को नाराज कर दिया। भाई डे ने अपनी आवाज धीमी करते हुए विनम्रता भरी लहजे में कहा, यदि आपके पास कोई निर्देश हो तो बेझिझक बोलिए।
बूढ़ा ने निश्चित रूप से पूरा सहयोग करेगा और मैं आपको बिना कुछ छिपाए सब कुछ बता दूंगा। एक तरफ खड़े होकर फॉन्ग शियाओ ने भाई को देखा, जो कुछ क्षण पहले तक बहुत अभिमानी थे, अब विनम्रतापूर्वक चाय और पानी परोस रहे थे और उनके दिल में संतुष्टि की प्रबल भावना उमड़ पड़ी। उसने जियांग चेन को प्रशंसा भरी नजरों से देखा। भाई चेन का व्यक्तित्व वाकई बेजोड़ था, अपना बैच दिखाई बिना ही उन्होंने महज कुछ शब्दों से इन स्थानीय गुंडों को काबू में कर लिया था। जियांग चेन ने चाय का प्याला नहीं लिया, बल्कि भाई को एक हल्की सी निगाह से देखा। उसने यांग शिमे की तस्वीर अपनी जेब से निकाली और उसे जोर से पटक कर मेज पर रख दिया। क्या आप इस व्यक्ति को पहचानते हैं? भाई ने जल्दी से चाय का कप नीचे रखा, मेज के करीब झुके और तस्वीर में दिख रही महिला को ध्यान से देखने के लिए अपनी आंखें से बोली, अरे इस औरत को मैंने देखा है। कुछ देर ढूंढने के बाद भाई ने अपना माथा पीटते हुए कहा, क्या ये वही बदमाश वाली यांग शिमे नहीं है? मुझे विस्तार से बताओ। जियांग चेन की उंगलियां मेज पर हल्की से थपथपा रही थी। कुछ भी छिपाने का साहस न दिखाते हुए भाई ने जल्दबाजी में सब कुछ कबूल कर लिया। अधिकारी महोदय, यह महिला यहाँ नियमित रूप से आती है। कुछ महीने पहले उसकी किस्मत खराब थी और उसे बहुत नुकसान हुआ था, इसलिए उसने मुझसे 1 लाख युआन सूद पर उधार लिए थे, इस उम्मीद में कि इससे उसकी हानि की भरपाई हो जाएगी। 2 दिन से भी कम समय में उसने सब कुछ फिर से गंवा दिया। आगे क्या हुआ? फॉन्ग शियाओ ने पूछने से खुद को रोक नहीं पाया। बाद में जब वो पैसे वापस नहीं कर पाई तो मेरे अधीनस्थों ने उसे घेर लिया और उसे कई बार डराया। भाई ने घूम भर लाने और जियांग चेन के चेहरे के भावों को सावधानीपूर्वक देखा। लेकिन मैं कसम खाता हूं, हमने उसके सिर के एक बाल को भी नहीं छुआ। बाद में इस उलझे हुए कर्ज को संफुई नाम के एक व्यक्ति ने अपने ऊपर ले लिया। संफुई, जियांग चेन ने अपनी भौहें थोड़ी सी सिकुड़ी, इस महत्वपूर्ण नाम को उसने बड़ी सटीकता से पकड़ लिया। हाँ, ये संफुई है। भाई ने बार-बार सिर हिलाया। ये कमीना पेशेवर जुआरी है जो सुअर काटने के जाल बिछाने में माहिर है। वह अपना चेहरा ज्यादा नहीं दिखाता और खासतौर पर उन जुआरियों को निशाना बनाता है जिनकी आंखें हारने से लाल हो चुकी होती हैं और जो अपना पैसा वापस जीतने के लिए बेताब होते हैं। उसने यांग शिमे के लिए मेरे 1 लाख युआन मूल्य लौटाए और फिर उसे अपने साथ ले गया। इस बारे में बात करते हुए भाई के चेहरे पर ईर्ष्या और संदेह के भाव दिखाई दिए। अधिकारी महोदय, मेरे अधिक बोलने की आदत के लिए मुझे दोष न दें। इस संफुई ने हाल ही में खूब पैसा कमाया है। यांग शिमे को उसके द्वारा ले जाने के कुछ ही दिनों बाद ये कमीना अचानक अमीर हो गया। पूरी कीमत देकर एक बिल्कुल नई BMW X5 खरीदी और यहां तक कि अपनी खूबसूरत पत्नी तियांजी को भी दिखावे के लिए अपने साथ लाया। भाई ने होंठ सिकुड़ते हुए कहा, धोखाधड़ी से पैसे हड़पने वाला बदमाश, उसे इतनी महंगी कार खरीदने के लिए इतना पैसा कहां से मिला? मुझे लगता है उसने यांग शिमे से खूब पैसा लूटा होगा। जियांग चेन चुपचाप सुनता रहा, उसके दिमाग में सुराग तेजी से जुड़ने लगे। यांग शिमे के खाते से गायब हुए 3 लाख से अधिक रुपए, पेशेवर ताश के खेल में हेराफेरी करने वाली संफुई जिसने उसका कर्ज चुकाया, अचानक अमीर हो जाना और एक लग्जरी कार खरीदना, ये सभी बातें उसके असामान्य व्यवहार का हिस्सा थी। सभी संदेह पूरी तरह से संफुई नामक व्यक्ति की ओर इशारा कर रहे थे। जियांग चेन खड़ी हुई, भाई ने पर ध्यान देना बंद कर दिया, मुड़ी और चाय घर से बाहर चली गई। फॉन्ग शियाओ उनके ठीक पीछे चल रही थी। पुलिस की गाड़ी में बैठे जियांग चेन ने तुरंत ही स्पष्ट रूप से उत्साहित फॉन्ग शियाओ से कहा, तुरंत बेंगलुरु से संपर्क करें, संफुई के घर का पता और पृष्ठभूमि की जानकारी की जांच करें और उसके और उसकी पत्नी तियांजी के हालिया बैंक खाता लेनदेन की जांच पर ध्यान केंद्रित करें। समझ गया। फॉन्ग शियाओ ने तुरंत अपना मोबाइल फोन निकाला और टुकड़ी के आंतरिक कर्मचारियों का नंबर डायल किया। 10 मिनट से भी कम समय में ये जानकारी फॉन्ग शियाओ के फोन पर भेज दी गई। फैंग शियाओ ने स्क्रीन पर मौजूद जानकारी को देखा और एक गहरी सांस ली। भाई चेन, आपने बिल्कुल सही अनुमान लगाया। ये संफुई 35 साल का है और धोखाधड़ी के मामले में पहले भी दोषी ठहराया जा चुका है। उसकी पत्नी तियांजी भी 30 साल की है और पहले एक नाइट क्लब में होस्टेस का काम करती थी। इन दोनों पति पत्नी का कोई उचित पेशा नहीं है और उनके नाम पर कोई बैंक कंपनी भी नहीं है। फैंग शियाओ ने अपना सिर उठाया, उसकी आंखों में दृढ़ निश्चय था, लेकिन अभी आधा महीना पहले ही संफुई के खाते में अचानक 3.5 लाख नकद राशि आ गई। और तो और बेचने वाला कोई और नहीं बल्कि यांग शिमे थी। उसके तुरंत बाद वह कार डीलरशिप पर जाकर BMW X5 ले आया। जियांग चेन ड्राइवर की सीट की बैकरेस्ट पर पीछे की ओर झुक गया, उसकी उंगलियां अनजाने में स्टीयरिंग व्हील को रगड़ रही थी और उसकी निगाहें साधारण रूप से गंभीर हो गईं। 3.5 लाख, एक पैसा भी कम नहीं। यांग शिमे ने गायब होने से पहले बैंक से किस्तों में इतनी ही बचत निकाली थी। भाई चेन, क्या यह मामला सुलझ गया? फॉन्ग शियाओ ने उत्साह से कहा, क्या संफुई ने यांग शिमे के सारे पैसे हड़पने के लिए जाल बिछाया था और क्योंकि यांग शिमे लोगों का सामना करने में शर्म महसूस कर रही थी, इसलिए वह छिप गई। यह इतना आसान नहीं है। जियांग चेन ने सिर हिलाया। अगर यह सिर्फ साधारण धोखाधड़ी होती तो यांग शिमे अपने परिवार वालों के लिए कोई खबर क्यों नहीं छोड़ती? वो एक जीवित व्यक्ति है, हालांकि 3.5 लाख बहुत बड़ी रकम है, लेकिन उसे धरती से पूरी तरह गायब करने के लिए पर्याप्त नहीं है। जियांग चेन ने फैंग शियाओ की ओर मुड़कर देखा और धीमी आवाज में कहा, मुझे शक है कि यांग शिमे का गायब होना साधारण मामला नहीं है। उसे संफुई के गिरोह ने धोखा दिया और उसका खून निचोड़ने के बाद उसके साथ कुछ बुरा किया गया। पीड़ित को चुप कराना ही सच्चाई को हमेशा के लिए छिपाने का एकमात्र तरीका है। पीड़ित को चुप कराना, इन 4 शब्दों को सुनते ही फॉन्ग शियाओ के चेहरे पर दिख रही उत्तेजना गायब हो गई और उसकी जगह ठंडक की लहर छा गई। अगर यह हत्या का मामला होता तो इसकी प्रकृति पूरी तरह बदल जाती। पता कहां है? जियांग चेन ने पुलिस की गाड़ी स्टॉप की। शहर के दक्षिण में स्थित जिनशियू जियांगनान आवासीय क्षेत्र एक उच्च स्तरीय रियल एस्टेट विकास परियोजना है। संफुई ने पिछले साल से पहले वहां बंधक लेकर एक अपार्टमेंट खरीदा था। फॉन्ग शियाओ ने तुरंत पता बताया। पुलिस की गाड़ी यूचेन की सड़कों पर तेजी से दौड़ रही थी। आधे घंटे बाद दोनों जिनशियू जियांगनान आवासीय क्षेत्र के भूमिगत पार्किंग गैराज में पहुंचे। कार से बाहर निकलने से पहले जियांग चेन ने फॉन्ग शियाओ को रोक लिया, जो अपनी पुलिस लाठी निकालने ही वाला था। सुनो, जब हम बाद में ऊपर जाएं तो दुश्मन को सतर्क मत करना। जियांग चेन ने गंभीर भाव से निर्देश दिया। फिलहाल हमारे पास ऐसा कोई प्रत्यक्ष सबूत नहीं है जिससे ये साबित हो सके कि संफुई ने किसी की हत्या की है। 3.5 लाख के हस्तांतरण रिकॉर्ड के आधार पर उस पर ज्यादा से ज्यादा धोखाधड़ी का आरोप लगाया जा सकता है। हमारा उद्देश्य संदेह की पुष्टि करना और स्थिति का पता लगाना है और हमें उसे किसी भी कीमत पर यह एहसास नहीं होने देना चाहिए कि हमें उस पर हत्या के मामले में शामिल होने का संदेह है। समझे? समझ गया। मैं भाई चेन की बात पूरी तरह सुनूंगा। फॉन्ग शियाओ ने अपने भावों को नियंत्रित करते हुए जोर से सिर हिलाया। दोनों ने लिफ्ट ली और 16वीं मंजिल पर पहुंचे जहां संफुई रहती थी। डोंट डोंट डोंट। जियांग चेन ने अपना हाथ उठाया और धीरे-धीरे कमरा नंबर 1602 के दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाजे के अंदर से चप्पलों के चलने की आवाज आई और तुरंत बाद सुरक्षा द्वार को थोड़ा सा खोल दिया गया। दरवाजे के पीछे रेशमी पजामा पहने खूब मेकअप की हुई एक महिला दिखाई दी। उसके बड़े-बड़े घुंघराले बाल थे और उसे इतनी तेज खुशबू आ रही थी। वह बिल्कुल संफुई की पत्नी तियांजी ही थी। अध्याय 8 क्रिम्सन फुल ग्रिड। आप किसे ढूंढ रहे हैं? तियांजी ने जियांग चेन और फॉन्ग शियाओ को ऊपर से नीचे तक देखा। उसकी आवाज में पूछताछ का भाव था। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जियांग चेन ने अपना पुलिस बैच निकाला और तियांजी के सामने दिखाया। पुलिस शब्द सुनते ही तियांजी एक पल के लिए रुक गई, मानो जाने में ही आधा कदम पीछे हट गई हो। लेकिन आखिर वो दुनिया देख चुकी थी और उसकी मानसिक सहनशीलता भी अच्छी थी, इसलिए उसने बनावटी मुस्कान से इसे तुरंत छुपा लिया। अरे बाप रे, ये तो पुलिस वाले हैं। तियांजी ने दरवाजा खोलते हुए अपने चेहरे पर बनावटी मुस्कान बिखेरी और कहा, अंदर आइए, अंदर आइए। हम कानून का पालन करने वाले अच्छे नागरिक हैं और हम जिस भी काम में सहयोग कर सकते हैं जरूर करेंगे। जियांग चेन ने विशाल और आलीशान बैठक कक्ष में कदम रखा। उनकी नजर तियांजी को पार करते हुए सीधे संफुई पर पड़ी, जो चमड़े के सोफे पर बैठी थी। बीप। दिव्य दृष्टि बोध सक्रिय हो गया है। उसकी आंखों के सामने एक हल्के नीले रंग का पैनल चुपचाप चिलमिला रहा था। तो निकले हुए संफुई अपने पैर मोड़कर बैठे थे और हाथ में एक मोटी सी गाय पकड़े हुए थे। ठीक उनके बगल में एक पारदर्शी ऊर्ध्वाधर तराजू की पट्टी प्रभावशाली ढंग से तैर रही थी। नारंगी लाल रंग आधी ग्रिड से अधिक की स्थिति पर स्थिर रहा। स्केल बार के ऊपर एक स्पष्ट संख्या तैर रही थी, 750। जियांग चेन का चेहरा शांत था, लेकिन मन ही मन उसने एक निष्कर्ष निकाला। सिस्टम के नियम बहुत स्पष्ट थे। आधी ग्रिड से ऊपर नारंगी लाल रंग हत्या के मामले में गहराई से शामिल सहयोगी को दर्शाता था। संफुई पर हत्या का संदेह था। यांग शिमे के लापता होने और 350,000 स्थानांतरणों के रिकॉर्ड को देखते हुए जियांग चेन को लंबे समय से इसी परिणाम की उम्मीद थी। हालांकि जब जियांग चेन की नजर थोड़ी सी हटकर बगल में रेशमी पजामा पहने तियांजी पर पड़ी तो उसकी दृष्टि का दायरा थोड़ा सा बदल गया। तियांजी के बगल में एक तराजू की पट्टी भी इसी तरह तैर रही थी। वो तो बेहद ही भयावह लाल रंग था, रंग जो लगभग काला पड़ रहा था। स्केल बार के बिल्कुल ऊपर तक फैला हुआ था पूरी ग्रिड। तापमान 1000। जियांग चेन का दिल कांप उठा। क्रिम्सन फुल ग्रिड। सिस्टम के नियमों में एक पूरी ग्रिड मुख्य अपराधी का प्रतिनिधित्व करती थी जिसने अपने हाथों से किसी की हत्या की थी। पेशेवर जुआरी संफुई जिसने यांग शिमे से 350,000 की धोखाधड़ी करने की योजना बनाई थी, वह महज एक सहयोगी निकला। और उसके सामने खड़ी दिखने में कमजोर सी महिला जो सबसे एतरी महज से लगभग थी, वही असली अपराधी थी जिसने बेरहमी से उसे घातक चोट पहुंचाई। जियांग चेन ने अपने दिल में उठ रही उथल-पुथल को बड़ी मुश्किल से दबाया। उसने कोई असामान्य भाव नहीं दिखाया। उसका चेहरा इतना शांत था कि उसके बगल में खड़ी फॉन्ग शियाओ को भी कोई सुराग नहीं मिला। आप दोनों को घबराने की जरूरत नहीं है। जियांग चेन सोफे तक गया, बैठा नहीं और संफुई की ओर देखते हुए बोला, रोजमर्रा का काम है। हमें सूचना मिली है कि यांग शिमे लापता है। कुछ सुराग मिले हैं जिनसे पता चलता है कि लापता होने से पहले उसका आपसे संपर्क हुआ था। संफुई का हाथ झाड़ते हुए एक पल के लिए रुक गया। उसने घोर आश्चर्य से अपना सिर उठाया और भौहें चढ़ाते हुए कहा, यांग शिमे लापता? अधिकारी जी, इस मामले से हमारा कोई लेना देना नहीं है। तियांजी जल्दी से पास आई और बार-बार सिर हिलाती रही। उसका चेहरा चिंता से भरा हुआ था। जी हाँ अधिकारी जी, सिस्टम में अक्सर हमारे साथ ताश खेलती थी, लेकिन हमने उन्हें कई महीनों से नहीं देखा है। क्या वह कर्ज से बचने के लिए कहीं छिप गई हैं? उन पर बाहर काफी कर्ज है। उन्होंने कुछ समय पहले हमसे पैसे उधार मांगे थे, लेकिन हमने उन्हें उधार नहीं दिया था। इस दंपति ने बड़ी सहजता से उत्तर दिया। संफुई का आश्चर्य और तियांजी की चिंता पूरी तरह से मेल खाती थी। उनके अगले क्वेश्चन बिल्कुल उत्तम थे।
अगर त्यान्यान प्रणाली ने उनके शरीरों पर स्पष्ट रूप से बापतराजू को चिन्हित न किया होता तो जियांग चेन उनके मासूम मुखौटे से धोखा खा सकता था। जियांग चेन ने मन ही मन उपहास किया। कार्यवाही करना। अभिनय जारी रखें। ऑस्कर पुरस्कार आप दोनों को एक छोटा सा स्वर्ण पदक देने का हकदार है। क्या ऐसा है? जियांग चेन ने सिर हिलाया। उनका लहजा अनौपचारिक था, यहाँ तक कि उसमें औपचारिक सरकारी कामकाज की झलक भी थी। तो असुविधा के लिए क्षमा करें। अगर आपको उनके बारे में कोई खबर मिले तो कृपया हमसे कभी भी संपर्क करें। अपनी बात समाप्त करते हुए जियांग चेन ने विनम्रतापूर्वक उन्हें धन्यवाद दिया। मुड़ा और फॉन्ग शियाओ को पुकारा। चलो अगली जगह की जांच के लिए चलते हैं। फॉन्ग शियाओ एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। यूं ही चले जाना, किसी ने पूछा ही नहीं। लेकिन जियांग चेन पर पूर्ण विश्वास के कारण फॉन्ग शियाओ ने अपने मन में उठ रहे सवालों को जबरदस्ती दबाकर जियांग चेन के पीछे सुरक्षा द्वार से बाहर निकल गया। जिनसी जियांगनान आवासीय क्षेत्र से बाहर निकल रहे हैं। दोपहर की धूप तेज थी। जैसे ही फॉन्ग शियाओ पुलिस की गाड़ी के आगे वाली यात्री सीट पर बैठा, वह शिकायत करने से खुद को रोक नहीं पाया। भाई चेन, ये दोनों लोग बहुत सामान्य हैं। इन्होंने धारा प्रवाह जवाब दिए बिना किसी गलती के, और यहाँ तक कि इनके हाव भाव भी बहुत स्वाभाविक थे। क्या हमारे सुराग खत्म हो गए हैं? जियांग चेन ने पुलिस कार स्टॉप किया और दोनों हाथों से स्टीयरिंग व्हील को कसकर पकड़ लिया। सामान्य, जियांग चेन ने ताना मारा। जितना सामान्य होगा उतनी ही समस्या होगी। फॉन्ग शियाओ, याद रखना, ये दोनों ही हत्यारे हैं। यांग शीमेई की हत्या निश्चित रूप से हुई है। फॉन्ग शियाओ ने अपनी आंखें चौड़ी कर ली और ठंडी हवा में एक गहरी सांस ली। भाई चेन, क्या आपको इतना यकीन है? लेकिन हमने अभी कुछ भी नहीं पूछा। हमें तो कोई भी भौतिक सबूत नहीं मिला। इस बारे में पूछने की कोई जरूरत नहीं है। जियांग चेन का लहजा दृढ़ था। वे सोचते हैं कि वे निर्दोष हैं, लेकिन झूठ तो झूठ ही होता है। हमें अब सबूत चाहिए। जैसे ही हमें शव मिल जाता है, उनका समय समाप्त हो जाएगा। पुलिस की गाड़ी सड़क पर सुचारू रूप से चल रही थी। जियांग चेन का दिमाग बहुत तेजी से घूम रहा था। अनगिनत सुराग उसके दिमाग में आपस में गुजरे हुए और पुनर्गठित हो रहे थे। फैंग शियाओ, जरा सोचो। जियांग चेन ने गाड़ी चलाते हुए कहा, संग फुगुई एक शातिर ताश का खिलाड़ी है और 350,000 की धोखाधड़ी उसने पैसे के लिए की थी। पैसे के लिए हत्या करना तर्कसंगत लगता है, लेकिन उसने यांग शीमेई को क्यों अपने साथ ले गया? फॉन्ग शियाओ ने अपना सिर खुजाते हुए कहा, क्या तुम्हें डर है कि यांग शीमेई पुलिस को बुला लेगी? ठीक है। जियांग चेन ने सिर हिलाया, लेकिन किसी की हत्या करने के लिए शव को ठिकाने लगाना पड़ता है। जिनशिउ जियांगनान रिहायशी इलाका एक आलीशान इलाका है, जहाँ हर तरफ निगरानी रखी जाती है। उनके लिए घर में किसी की हत्या करना नामुमकिन है और शव को घर में छुपाना तो और भी नामुमकिन है। शव को छुपाकर ठिकाने लगाना ही होगा। फॉन्ग शियाओ को अचानक एहसास हुआ, मुख्य अपराध स्थल निश्चित रूप से उनके घर में नहीं है। बिल्कुल सही। जियांग चेन ने सिर हिलाया। एक और बात थी जो उसने फॉन्ग शियाओ को नहीं बताई थी। वह थी तियान जी की मुख्य अपराधी के रूप में पहचान। एक बार की मालकिन, जिसका सारा पैसा लूट लिया गया था, उसके मन में ऐसी कौन सी गहरी नफरत थी कि उसने उसे अपने हाथों से यह काम करने पर मजबूर कर दिया। तियान जी की हत्या करने के पीछे कोई गहरा मकसद जरूर होगा। लेकिन इस रहस्य को सुझाने के लिए शव को ढूंढना जरूरी था। नगरपालिका कार्यालय में वापसी। जियांग चेन फॉन्ग शियाओ को सीधे तकनीकी विभाग में ले गया। बूढ़े चेन, मेरी एक मदद करो। जियांग चेन ने तकनीकी विभाग के बूढ़े चेन की जेब में झोंका हुआ सिगरेट का एक बंद पैकेट ठूंसते हुए कहा, पिछले 6 महीनों की संसुगुई और तियान जी की कॉल रिकॉर्ड और ड्राइविंग ट्रैक निकालो। खासकर 6 महीने पहले के रिकॉर्ड, यानी उन दिनों के रिकॉर्ड जब यांग शीमेई लापता हुई थी, तो उन्हें ध्यान से देखो। बूढ़ा चेन फुर्ती से आगे बढ़ा। उसका कीबोर्ड जोर जोर से बज रहा था। शाओ जियान, डेटा की मात्रा बहुत अधिक है। मुझे इसे फिल्टर करने के लिए एक प्रोग्राम चलाना होगा जिसमें आधा घंटा लगेगा। और चेन ने स्क्रीन पर मौजूद डेटा के घने प्रवाह को देखते हुए कहा, फिल्टर करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं इसे देख लूंगा। जियान चेन कंप्यूटर स्क्रीन की ओर झुक गई। उसकी आंखें तेजी से उन चमकदार बेस स्टेशन स्थानों और समय बिंदुओं पर घूम गईं और उसका दिमाग स्वचालित रूप से गलत जानकारी को फिल्टर कर रहा था। 1 मिनट से भी कम समय में जियान चेन ने सीधे हाथ बढ़ाकर स्क्रीन पर टैप किया। रुकना। और चेन एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। कीबोर्ड पर प्रहार करने वाला उसका हाथ हवा में ही रुक गया। जियान चेन ने स्क्रीन पर एक रिकॉर्ड की ओर इशारा करते हुए धीमी आवाज में कहा, आधे महीने पहले यांग शीमेई के लापता होने के तीसरे दिन संग फुगुई की बीएमडब्ल्यू लगातार 3 रातों तक रात के 2 बजे शहर के बाहरी इलाके में स्थित होंग सिंह आवासीय क्षेत्र की ओर रवाना हुई थी। अध्याय 9, गिरफ्तारी के लिए साक्ष्य आवश्यक है। बूढ़े चेन ने अपनी आंखें चौड़ी कर ली, स्क्रीन की ओर देखा और फिर जियान चेन की ओर देखा। उसका चेहरा सदमे से भरा हुआ था। अरे बाप रे, नन्हे जियान, क्या तुम्हारा दिमाग कंप्यूटर है? स्क्रीन डेटा से भरी हुई है और मैंने अभी तक प्रोग्राम चलाना भी शुरू नहीं किया है, लेकिन तुमने इसे एक नजर में ही पहचान लिया। फैंग शियाओ ने उत्साह से अपने हाथों को बगल से रगड़ा। भाई चेन कमाल के हैं, आपने सच में ये देखा? जियान चेन ने उनकी हैरानी को नजरअंदाज करते हुए निर्णायक आदेश दिया, भाई चेन, होंग सिंह आवासीय क्षेत्र की निवासी जानकारी तुरंत जांचें। पता लगाएं कि संग फुगुई ने वहां किससे संपर्क किया था। बूढ़े चेन ने मुश्किल से अपनी सांस रोकी और जल्दी से कीबोर्ड पर टैप किया। जल्दी एक नाम सामने आया, वे कियांग। वे कियांग, पुरुष, 32 वर्ष, बेरोजगार। प्रोफाइल में फोटो और बायोडेटा देखकर जियान चेन की निगाहें और ठंडी हो गईं। उसमें हिंसक प्रवृत्ति है और झगड़ा करने और उपद्रव मचाने के आरोप में उसे 2 साल की जेल हो चुकी है। वो संग फुगुई के बुरे साथियों में से एक है। फैंग शियाओ ने अपनी जान पर हाथ मारा। भाई चेन, क्या आप कह रहे हैं? संग फुगुई और तियान जी के लिए जिनशिउ जियांगनान रिहायशी इलाके में अपना ठिकाना बनाना सुविधाजनक नहीं था। जियान चेन ने अनुमान लगाया, होंग सिंह रिहायशी इलाका, जहां वे कियांग रहता है, पुराना, जर्जर, गंदा और अव्यवस्थित है और अधिकांश निगरानी कैमरे टूटे हुए हैं। यह अपराध स्थल के लिए एकदम सही जगह है। वे कियांग का घर ही मुख्य अपराध स्थल है। फॉन्ग शियाओ की सांसें तेज हो गईं। तो फिर हम किस बात का इंतजार कर रहे हैं? चलो अभी उसे गिरफ्तार करते हैं। गिरफ्तारी के लिए सबूत चाहिए। जियान चेन खड़ा हुआ और अपनी पुलिस वर्दी को सीधा किया। पहले घटनास्थल का जायजा लेते हैं। रात हुई। यूचेन की नियॉन लाइटें रात में टिमटिमा रही थी। जियान चेन और फॉन्ग शियाओ शहर के बाहरी इलाके में स्थित होंग सिंह आवासीय क्षेत्र की ओर गाड़ी चलाकर गए। यहाँ का वातावरण फाइलों में दिखाई गए विवरण से भी बदतर था। सड़कों की बत्तियां बंद थीं और कई बल्ब पहले ही टूट चुके थे। कूड़ेदानों से एक तीखी दुर्गंध हवा में फैली हुई थी और कुछ आवारा बिल्लियां खाने की तलाश में कूड़े के ढेरों में खाना ढूंढ रही थी। कई जर्जर ईंटों की इमारतों की दीवारों से प्लास्टर उखड़ रहा था और गलियारों में नालियों की सफाई और ताला चाबी के छोटे-छोटे विज्ञापन लगे हुए थे। फॉन्ग शियाओ ने अपने आसपास देखा और धीमी आवाज में कहा, भाई चेन, इस जगह पर एक भी निगरानी कैमरा नहीं है। ये बुरे काम करने के लिए एकदम सही जगह है। जियान चेन ने कुछ नहीं कहा। उसने कार का दरवाजा धक्का देकर खोला और सतर्कता से आसपास के वातावरण का जायजा लेने लगा। दोनों ने अपने कदम तेज किए और वेकियांग के अपार्टमेंट भवन के प्रवेश द्वार पर पहुंच गए। यह एक पुराने जमाने की 6 मंजिला ईंट और कंक्रीट की इमारत थी। जियान चेन ने तीसरी मंजिल पर स्थित धुंधली रोशनी वाली खिड़की की ओर देखा। वो वेकियांग का घर था। इस क्षण दिव्य दृष्टिबोध मौन रूप से सक्रिय हो गया। 3 मंजिलों की दूरी के बावजूद जियान चेन को एक असामान्य आभा का हल्का सा एहसास हो रहा था। हवा में एक तरह का उतार-चढ़ाव था जो नंगी आंखों से दिखाई नहीं दे रहा था। चल दर। जियान चेन ने हाथ से इशारा किया। वे दोनों चुपचाप धूल और अव्यवस्था से ढकी सीढ़ियों से होते हुए तीसरी मंजिल की ओर बढ़ गए। जर्जर गलियारे में लगे सेंसर लाइट बहुत पहले ही खराब हो चुके थे। जियान चेन तीसरी मंजिल पर सुरक्षा द्वार के बाहर खड़ा था। उसकी निगाहें सामने की जंग लगे लोहे के दरवाजे पर टिकी हुई थी। दिव्य दृष्टि के प्रभाव में दरवाजे की फ्रेम के चारों ओर एक अत्यंत घना काला कोहरा मंडरा रहा था। काली धुंध घनी थी जो लगातार दरवाजे की दरारों से रिस रही थी। जियान चेन की सांसें धीमी हो गईं और उसके पूरे शरीर की मांसपेशियां थोड़ी तन गईं। उन्हें अपने मन में पूर्ण विश्वास था कि यही प्राथमिक अपराध स्थल है। सफेद से जबरन ढकी लाश की दुर्गंध, साथ ही सतत घने काले कोहरे से संकेत मिलता था कि निर्णायक भौतिक साक्ष्य दरवाजे के पीछे छिपा हुआ है। जियान चेन के पीछे खड़े फॉन्ग शियाओ ने अपनी नाक ढकी। उसके पेट में अजीब सी बेचैनी हो रही थी। भाई चेन, ये गंध बहुत तेज है, अंदर जरूर कुछ हुआ है। फॉन्ग शियाओ ने तनाव भरी आवाज में फुसफुसाते हुए कहा। उसने कसकर बंद सुरक्षा दरवाजे पर एक नजर डाली। दरवाजा बंद है, हम अंदर कैसे जाएं? क्या मुझे ताला तोड़ने वाले को बुलाने के लिए स्थानीय पुलिस स्टेशन से संपर्क करना चाहिए या फिर दुर्गम कर्मियों को दरवाजा तोड़ देना चाहिए? समय नहीं है और इस लक्ष्य को आसानी से सतत किया जा सकेगा। जियान चेन ने सिर हिलाकर फॉन्ग शियाओ के सुझाव को सीधे तौर पर खारिज कर दिया। वे कियांग एक निकम्मा सामाजिक व्यक्ति था जिसका झगड़ा करने और परेशान खड़ी करने का पुराना इतिहास था और जासूसी से बचने की उसकी क्षमता बेहद प्रबल थी। शोर मचाते हुए दरवाजा तोड़ना अनियंत्रित परिस्थितियों को जन्म दे सकता था। जियान चेन ने फॉन्ग शियाओ को आधा कदम पीछे हटने और सतर्क करने के लिए इशारा किया। फिर फॉन्ग शियाओ की आश्चर्यचकित निगाहों के सामने उसने अपनी पैंट की जेब में हाथ डाला और एक लंबा पतला तार निकाला। ये ताला खोलने का एक ऐसा कौशल था जिसे उसने सार्वजनिक सुरक्षा पुलिस अकादमी में प्रशिक्षणात्मक वीडियो देखकर खुद ही सीख लिया था ताकि छात्रावास के कर्फ्यू से निकला जा सके। जियान चेन ने तार के सिरे को थोड़ा मोड़कर एक छोटा सा वक्र बनाया और उसे सुरक्षा दरवाजे के लॉक सिलेंडर की गैप में सरका दिया। लॉक सिलेंडर के अंदर तार धीरे से हिल रहा था जिससे बहुत हल्की सी रगड़ की आवाज आ रही थी। फॉन्ग शियाओ ने अपनी आंखें चौड़ी कर ली और अपनी सांस भी रोकी। वो बेबसी से देखता रहा जब जियान चेन ने अपना कान दरवाजे के पैनल के पास लगाया और अपनी उंगलियों से तार को अत्यंत स्थिरता के साथ मोड़ा। 1 सेकंड, 3 सेकंड, 5 सेकंड, क्लिक। शांत गलियारे में एक बेहद तीखी यांत्रिक क्लिक की आवाज गूंजी। 10 सेकंड से भी कम। उस पुराने सुरक्षा दरवाजे का ताला ऐसे ही चुपचाप तोड़ दिया गया। फॉन्ग शियाओ हंसने लगा। उसकी आंखें मानो बाहर निकल आई हों। वो खाली निगाहों से जियान चेन को घूर रहा था। उसका चेहरा सदमे से भरा हुआ था। उसका मुंह इतना चौड़ा खुला हुआ था कि उसने एक अंदर समझ सकता था।
क्या पुलिस अकादमी में ये सब सिखाया भी जाता है? ये तकनीक, ये रफ्तार, सड़कों पर विज्ञापन चिपकाने वाले उन ताला चाकू की सरगनाओं से कहीं ज्यादा पेशेवर और कारगर थी। अगर जियांग चेन ने पुलिस की वर्दी न पहनी होती तो फॉन्ग शियाओ को शक होता कि वो किसी आदतन चोर का पीछा कर रहा है। जियांग चेन ने फॉन्ग शियाओ की सदमे को नजरअंदाज कर दिया। उसने तार को वापस अपनी जेब में रखा, अपने दाहिने हाथ से दरवाजे के हैंडल को पकड़ा और धीरे से उसे नीचे दबा दिया। सुरक्षा द्वार को धीरे से धक्का देकर थोड़ा सा खोला गया जिससे उसमें दरार पड़ गई। इससे कोई आवाज नहीं आई। कमरे के अंदर की भीषण गर्मी और घिनौनी बदबू का मिश्रण उन पर हावी हो गया। जियांग चेन कमरे में बगल से घुस गया और फॉन्ग शियाओ उसके पीछे आया और धीरे से दरवाजा बंद कर दिया। कमरे की बत्तियां बुझी हुई थी, बाहर की सड़कों की हल्की रोशनी ही अंदर आ रही थी। उस मंद रोशनी की मदद से यह पता चल रहा था कि यह बेहद तंग एक कमरे का अपार्टमेंट था। बैठक का कमरा पूरी तरह से अस्त व्यस्त था। खाली बियर की बोतलें, खट्टे खाने के डिब्बे और गंदे कपड़े इधर-उधर बिखरे पड़े थे, जिससे फर्श अस्त व्यस्त हो गया था। बैठक कक्ष के बीचों बीच से खड़ाटी की तेज आवाज आई। एक गंदे टूटे हुए सोफे पर एक यंग नन्हे बदन बेसुध पड़ा गहरी नींद में सो रहा था। उसके शरीर से शराब की बदबू आ रही थी और उसके कंधों और छाती पर एक भयानक कचरा टैटू बना हुआ था। उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि पुलिस पहले ही उसके घर में घुस चुकी है। जियांग चेन सोफे से 2 मीटर दूर खड़ा था। उसकी नजर बेक की आंख पर पड़ी। दिव्य दृष्टि बहुत सक्रिय हो गया। उसकी आंखों के सामने एक हल्के नीले रंग का पैनल चुपचाप चमक रहा था। बेक की आंखें हटे कटे शरीर के बगल में एक पारदर्शी ऊर्ध्वाधर तराजू की पट्टी हवा में तैर रही थी। इसका रंग चमकीला नारंगी लाल था। तराजू ठीक बीच में रुक गया। पाप का पैमाना 500। जियांग चेन का चेहरा गंभीर था। 500 की मूल्य के साथ ये निसंदेह पुष्टि हो गई कि वह एक सहयोगी था। बेक की आंख इस हत्याकांड में गहराई से शामिल था, लेकिन वह हत्या का मुख्य आरोपी नहीं था। मुख्य आरोपी तियांग जी था, जिसका गुनाहों का पैमाना जंजीर जियांग आवासीय क्षेत्र में पूरी तरह लाल था। जियांग चेन ने अपनी निगाहें हटा ली और फॉन्ग शियाओ की ओर देखने के लिए मुड़ गया। उसने एक रणनीतिक हाथ का इशारा किया, सोफे पर बैठे हुए तियांग की ओर और फिर फॉन्ग शियाओ की ओर इशारा करते हुए फॉन्ग शियाओ को ये संकेत दिया कि वह बैठक कक्ष में ही रहेगी ताकि स्थिति को नियंत्रण में रखा जा सके और यदि बेक तियांग जाग जाए तो उसे तुरंत शांत किया जा सके। फॉन्ग शियाओ ये बात अच्छी तरह समझ गया था। उसने तुरंत अपनी कमर से दूरबीन छड़ी निकाली, उसे दोनों हाथों से पकड़ा और सोफे के किनारे रेंगते हुए बेक तियांग की हर हरकत पर नजर रखने लगा। जियांग चेन मुड़ा और उसकी निगाहें बैठक कक्ष से जुड़े शयन कक्ष की ओर चली गईं। सबसे घने काले कोहरे का स्रोत ठीक उसी शयन कक्ष के अंदर था। अध्याय 10 धिक्कार है, ये कैसी बदबू है। जियांग चेन ने अपने कदम हल्के किए और फर्श पर पड़ी बियर की बोतलों से बचते हुए बेडरूम में प्रवेश किया, जिसमें तेज दुर्गंध आ रही थी। शयन कक्ष बैठक कक्ष से भी संकरा था। एक दोहरे बिस्तर और एक जर्जर अलमारी के अलावा वहां लगभग कोई अतिरिक्त जगह नहीं थी। यहाँ सड़ते हुए शव की दुर्गंध चरम सीमा पर पहुंच चुकी थी। जियांग चेन की निगाहें तेजी से अंधेरे में घूमती रहीं। उनकी तीव्र अवलोकन क्षमता, जो उनकी बढ़ी हुई बुद्धिमत्ता से और भी निखर गई थी, ने उन्हें दीवार पर कुछ असामान्य चीज को तुरंत पहचानने में सक्षम बनाया। पलंग की सिरहाने की दाईं ओर सफेदी की हुई दीवार पर एक बड़ा हिस्सा आसपास के हिस्से की तुलना में काफी साफ था। ऐसा लग रहा था मानो उसे गीले कपड़े से अच्छी तरह पोंछा गया हो। हालांकि किनारों और दीवार के निचले हिस्से की दरारों में कुछ गहरे भूरे धब्बे अभी भी मौजूद थे। वे खून के छींटे थे। यहाँ किसी पर खून हथियार से वार किया गया था या किसी तेज धार वाले ब्लेड से उसका गला काट दिया गया था। खून दीवार पर फैल गया था, जिसे हत्यारे ने बाद में जल्दबाजी में साफ कर दिया था। जियांग चेन की निगाहें दीवार के साथ-साथ नीचे की ओर चली गईं। कमरे में काली धुंध घूमती रही और अंततः बिस्तर के कोने में पड़ी एक वस्तु पर आकर केंद्रित हो गई। यह एक विशालकाय टेडी बियर का खिलौना था। यह एक इंसान जितना लंबा था। इसके भूरे रंग के फर पर अज्ञात धब्बे लगे हुए थे। इस टेडी बियर के ऊपर छाई काली धुंध इतनी घनी थी कि मानो स्याही की तरह टपक रही हो और तेजी से घूम रही हो। जियांग चेन बिस्तर के कोने के पास गई, नीचे बैठ गई और ध्यान से टेडी बियर का निरीक्षण करने लगी। खिड़की से छनकर आती चांदनी में उसने देखा कि टेडी बियर के पेट पर की गई सिलाई बेहद भद्दी थी। कारखाने में की गई मुंह सिलाई उखड़ गई थी और अब उसे एक सस्ते लाल धागे से टेढ़ी मेढ़े तरीके से वापस से दिया गया था। टांके बड़े थे और कुछ जगहों पर अंदर भरी हुई पीली रुई भी दिखाई दे रही थी। जियांग चेन का दिल अनायास ही एक धड़कन चूक गया। यह पाया, ये भौतिक साक्ष्य है। जियांग चेन ने अपनी जेब से मेडिकल लेटेक्स के दस्ताने निकाले और जल्दी से पहन लिए। फिर उसने एक धारदार फोल्डिंग चाकू निकाला। एक क्लिक की आवाज के साथ ब्लेड खुल गया। अपनी कलाई को झटकते हुए जियांग चेन ने ब्लेड की नोक को टेडी बियर के पेट पर की गई खुरदरी लाल सिलाई में गुजार दिया। उसने अपनी कलाई से थोड़ा सा बल लगाया। रिप। सिलाई फट गई थी। जैसे ही जोड़ फटा, उसमें से सरन की बेहद तीखी घिनौनी दुर्गंध बाहर निकली। ये गंध पहले की तुलना में 10 गुना से भी अधिक तीव्र थी। उनके बीच एक दरवाजा होने के बावजूद बैठक में खड़ा फॉन्ग शियाओ इसे सहन नहीं कर सका। उसने अपनी नाक और मुंह पकड़ लिया। उसका चेहरा पीला पड़ गया और पेट में तेज दर्द होने लगा, जिससे वह लगभग एक आंख की सोफे पर ही उल्टी करने वाला था। अपनी शारीरिक तकलीफ को दबाते हुए जियांग चेन ने टेडी बियर के पेट में हुए छेद को दोनों हाथों से पकड़ा और उसे दोनों तरफ से जबरदस्ती खोल दिया। पीली पड़ चुकी रुई को एक तरफ हटा दिया गया। एक काले रंग का प्लास्टिक बैग हवा के संपर्क में था। बैग के बाहरी हिस्से पर कई परतों में पारदर्शी टेप लगा हुआ था, जिस पर गहरे लाल रंग के खून के धब्बे थे। जियांग चेन ने सावधानीपूर्वक अपने फोल्डिंग चाकू से टेप को काटा और प्लास्टिक बैग का मुंह खोल दिया। जियांग चेन की आंखों के सामने अचानक एक महिला का कटा हुआ सिर प्रकट हुआ। सिर का चेहरा बुरी तरह सड़ चुका था, त्वचा का रंग भयावह हरा बैंगनी हो गया था और कुछ मांस पिघलकर उतरने भी लगा था। बाल आपस में उलझकर एक बेतरतीब गुच्छा बन गए थे, जिनसे तीखी दुर्गंध आ रही थी। लेकिन धुंधली रोशनी में चेहरे की उन विशेषताओं की रूपरेखा के माध्यम से जो अभी तक पूरी तरह से सही नहीं थी, जियांग चेन ने उसे एक नजर में ही पहचान लिया। ये वास्तव में लापता यांग शी में ही थी। जियांग चेन की निगाहें गुस्से से भरी थीं। हालांकि वह मानसिक रूप से तैयार था, फिर भी एक शत शरीर के ऐसे भयावह दृश्य का सामना करने से उसे बहुत बड़ा दृश्य आघात लगा। ठीक उसी क्षण बैठक कक्ष में अचानक एक परिवर्तन हुआ। शयन कक्ष से उठती हुई सरन की तीव्र दुर्गंध सीधे बैठक कक्ष में फैल गई। सोफे पर गहरी नींद में सो रहे एक आंख को तेज गंध से नींद से जगा दिया गया। उसने नींद से भरी आंखें खोली और बड़बड़ाते हुए कहा, धिक्कार है, ये कैसी बदबू है। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, बेक की निगाहें फॉन्ग शियाओ पर टिक गईं, जो सोफे के पास पुलिस की लाठी पकड़े खड़ी थी। बेक की आधे सेकंड के लिए जम गया। जब उसने फॉन्ग शियाओ के चेहरे पर पुलिस की वर्दी साफ-साफ देखी, तो उसकी नींद से भरी आंखें तुरंत घबराहट में बदल गईं। वह बुरी तरह डर गया था, उसके शरीर के सारे बाल खड़े हो गए थे। पुलिस। बेक ने भाई से चीख मारी, उसका विशाल शरीर अद्भुत जीवन रक्षा प्रवृत्ति से भरा था। फॉन्ग शियाओ के हाथ में मौजूद लाठी को पूरी तरह से नजरअंदाज करते हुए उसने अपने 180 पाउंड की शारीरिक लाभ का फायदा उठाते हुए पागलों की तरह आगे की ओर छलांग लगाई। शयन कक्ष से उठती सरन की तीव्र दुर्गंध सीधे फॉन्ग शियाओ की नाक और मुंह में घुस गई। उसका पेट बुरी तरह से मरोड़ उठा और वह अपना सिर घुमाकर उल्टी करने लगा। जैसे ही बेडरूम से उठती सरन की दुर्गंध उसके चेहरे पर पड़ी, फॉन्ग शियाओ का पेट बुरी तरह से मरोड़ उठा और वह अपना सिर घुमाकर उल्टी करने से खुद को रोक नहीं पाया। ठीक उसी क्षण बेक ने हिंसक रूप से आगे की ओर छलांग लगाई। जल्दबाजी में फॉन्ग शियाओ ने अपनी लाठी को बेक की छाती पर क्षैतिज रूप से रखा और अपने पैरों को जमीन पर मजबूती से जमा लिया। पिछली बार मॉन्टन की दुकान पर उसने जो सबक सीखा था, वह उसके दिमाग में बैठ गया था। वह किसी भी कीमत पर दूसरे पक्ष को उसे गिराने नहीं दे सकता था। लेकिन बेक की जीवित रहने की जज्बात में निहित मानवीय शक्ति अत्यंत प्रबल थी। फॉन्ग शियाओ ने दांत पीसकर 2 सेकंड तक अपनी जगह पर डटा रहा। उसकी कलाई सुन्न होने से पहले ही लाठी को एक तरफ झटक दिया गया और उसे पीछे धकेल दिया गया, जिससे वह लड़खड़ा गया। बेक ने फॉन्ग शियाओ को एक तरफ धकेल दिया, कॉफी टेबल से एक खाली बियर की बोतल छीन ली, उसे मेज के किनारे पर जोर से पटका, जिससे एक जोरदार आवाज हुई और खून से लाल आंखों से कांच के नुकीले टुकड़ों को लहराते हुए दरवाजे से बाहर भागने की तैयारी की। रुको, फॉन्ग शियाओ दहाड़ा, दर्द को अनदेखा करते हुए उसने पीछा करने के लिए अपनी लाठी उठाई। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति भी था जो उससे भी तेज था। जियांग चेन बेडरूम से बाहर निकल भागा, उसकी गति आश्चर्यजनक थी। बेक ने अभी 2 कदम ही बढ़ाए थे, जियांग ने उसके सामने वाले दरवाजे तक जाने का एकमात्र रास्ता रोक दिया। दफा हो जाओ। बेक की आंखें गुस्से से फट पड़ी और उसने अपने हाथ में पकड़ी हुई तेज टूटी हुई बियर की बोतल को घुमाते हुए उसे बेरहमी से जियांग चेन की गर्दन की ओर धकेल दिया। यह हमला भीषण और दृढ़ था, जिसका पूरा उद्देश्य जान से मारना था। जियांग चेन का चेहरा ठंडा और सख्त था, उसकी आंखों में पीछे हटने का जरा भी आभास नहीं था। इस समय उनके द्वारा अर्जित इंटरमीडिएट कॉम्बैट मास्टर की 15 अंक उत्तम मांसपेशी स्मृति में परिवर्तित हो गए। चुपती हुई बोतल का सामना करते हुए जियांग चेन पीछे हटने के बजाय आगे बढ़ा। उसने अपने बाएं पैर से एक कदम आगे बढ़ाया और नुकीले कांच के टुकड़ों से बचने के लिए अपने शरीर को झुका लिया। इसके तुरंत बाद जियांग चेन ने अपने बाएं हाथ से बेक की दाहिनी कलाई को कसकर पकड़ लिया, जिसमें बोतल पकड़ी हुई थी, जबकि उसका दाहिना हाथ बेक की बगल के नीचे फिसलकर उसके कंधे को पकड़ लिया। उसने अचानक अपनी कमर से शक्ति प्रवाहित की। अपनी जबरदस्त ताकत और उत्तम नकली तकनीकों के दम पर जियांग चेन ने 180 पाउंड की बेक की को जमीन से ऊपर उठा लिया। यह एक साफ सुथरा, बिल्कुल सटीक शोल्डर थ्रो था। तारांकन धमाका, तारांकन। बेक का विशाल शरीर हवा में एक चाप बनाते हुए उठा और फिर जियांग चेन ने उसे लिविंग रूम के बीच में रखी टेम्पर्ड ग्लास की कॉफी टेबल पर जोर से पटक दिया। इतने जोरदार प्रभाव से कॉफी टेबल चकनाचूर हो गई। कांच के टुकड़े चारों ओर उड़ गए, जिससे बेक की पीठ और बाहों में गहरे घाव हो गए। आह! बेक ने सुबह को काटने जैसी चीख मारी और टूटी हुई बियर की बोतल उसके हाथ से उड़ गई।
उसके आंतरिक अंग मानो अपनी जगह से हिल गए हों। वो फर्श पर बिखरे कांच के टुकड़ों के बीच बेसुध पड़ा था, बुरी तरह छटपटा रहा था, यहाँ तक कि उठने की भी ताकत नहीं बची थी। जियान चेन का चेहरा ठंडा था, उस पर दया का कोई भाव नहीं था। उसने अपने बाएं हाथ से वेट कियां के कंधे को जकड़ लिया और अपने दाहिने हाथ से वेट कियां के चिकने बालों का एक गुच्छा पकड़कर उसके मोटे चेहरे को ऊपर की ओर देखने के लिए मजबूर किया। अपनी कुत्ते जैसी आंखें खोलो और ध्यान से देखो। जियान चेन की आवाज धीमी और दबाव से भरी हुई थी। उसने यांग शिमी के सिर वाले काले प्लास्टिक बैग को सीधे वेट कियां की आंखों के सामने धकेल दिया। अत्यधिक विकृत चेहरा और धंसी हुई आंखें सीधे वेट कियां को घूर रही थी। वेट कियां बुरी तरह कांप उठा। गोद भय ने उसकी मानसिक सुरक्षा को पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया। उसने पीछे हटने की पूरी कोशिश की, लेकिन जियान चेन ने उसे वहीं जकड़ लिया। मैं बोलूंगा, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। वेट कियां फूट-फूट कर रोने लगा। उसके चेहरे पर आंसू और नाक बह रही थी। मुझे उसकी तरफ मत देखने दो, कृपया मुझे उसकी तरफ मत देखने दो। बोलो। जियान चेन ने अपनी कलाई से दबाव डाला, जिससे वेट कियां के सिर में तेज दर्द हुआ और वो पीड़ा से चीख उठा। अध्याय 11 जानवर, क्या तुम सच में इंसान हो? हमने कर दिखाया, हम चारों ने कर दिखाया। वेट कियां ने स्पष्ट स्वर में स्वीकार किया। जियान चेन के सामने धीरे-धीरे एक चौंकाने वाला आपराधिक नेटवर्क उजागर हुआ। वेट कियां ने कबूल किया कि वे 4 लोगों का एक गिरोह थे। संफुगुई गिरोह का सरगना और एक पेशेवर ताश का खिलाड़ी था। तियानजी स्नांगरो और महाजों पार्लरों में अमीर लोगों की तलाश करने के लिए जिम्मेदार था। वेट कियां अपराध स्थल उपलब्ध कराता था और डेंघाई कर वसूलने और पीड़ितों को डराने धमकाने के लिए जिम्मेदार गुंडा था। यांग शिमी को तियानजी ने निशाना बनाया था। वेट कियां ने कांपते हुए कहा। तियानजी ने देखा कि उसके पास कुछ बचत है और वो जुआ खेलने के आदी है, इसलिए उसने संफुगुई से एक जटिल जाल बिछाया। 3,50,000 युआन, 3 दिन से भी कम समय में संफुगुई ने जुए की मेज पर उसे एक-एक पैसा कर दिया। फॉन्ग शियाओ एक तरफ खड़ा था, उसकी हथेली की नसें उभरी हुई थी। उसने अपने डंडे को कसकर पकड़ रखा था और दांत पीस रहा था। उसे पैसे खरीदना ही काफी नहीं था, उसे क्यों मार डाला? वेट कियां ने खून से सनी लाल मिली, उसकी आंखों में दहशत भरी थी। जब यांग शिमी ने अपना सारा पैसा खो दिया, तो उसे पता चला कि हमने धोखा दिया है। उसने जुआघर में हंगामा मचा दिया और पुलिस के पास जाकर हमें गिरफ्तार करवाने की धमकी दी। भाई फुगुई को डर था कि हालात बिगड़ जाएंगे, इसलिए उन्होंने दिंघाई और मुझे उसे जबरदस्ती अगवा करके यहाँ लाने के लिए कहा। इस समय वेट कियां की आंखें चुपकर देखने लगी और उसकी आवाज धीमी हो गई। जियान चेन को अपने अपराध बोध का तीव्र एहसास हुआ और उसने अपना घुटना वेट कियां की छाती पर दबा दिया। उसे यहाँ लाने के बाद क्या हुआ? इसे कम करके आंकने की कोशिश मत करो। असहनीय दर्द से वेट कियां चीख पड़ा। अब और कुछ छिपाने की हिम्मत न करते हुए उसने सब कुछ ऐसे उगल दिया जैसे बांस की नली से मुड़े लिए जाते हैं। उसे यहाँ लाने के बाद दिंघाई और मैंने देखा कि वो कुछ हद तक आकर्षित थी और बंधी हुई होने के कारण हिल डुल नहीं पा रही थी, इसलिए हम खुद को रोक नहीं पाए और हमने उसके साथ संबंध बना लिया। जैसे ही ये शब्द बोले गए, पूरा बैठक कक्ष शांत हो गया। तेरी मां को छोड़ो। फॉन्ग शियाओ ने अपना आपा पूरी तरह खो दिया। उसकी आंखें लाल हो गईं। वो आगे बढ़ा और उसने वेट कियां के पेट में बेरहमी से लात मारी। टकराना। लात लगने से वेट कियां दर्द से कराह उठा और उसने पेट का अम्लीय पदार्थ सीधे फर्श पर उगल दिया। जानवरों, क्या तुम कमीने इंसान भी हो? फॉन्ग शियाओ ने अपना डंडा उठाया और उसे वेट कियां के सिर पर मारने ही वाला था। जियान चेन ने फॉन्ग शियाओ की कलाई पकड़ ली। भाई चेन, मुझे मत रोको, मुझे आज ही इस कमीने को मारना है। फॉन्ग शियाओ गुस्से से कांप रहा था, उसकी आंखें लाल हो गई थी। वह अभी भी जीवित है तो उपयोगी है। जियान चेन की आंखें ठंडी थी, लेकिन उसने समझदारी से काम लिया। उसे अपनी बात पूरी करने दो। जियान चेन ने वेट कियां की ओर मुड़कर धीमी आवाज में पूछा, उसे किसने मारा? वेट कियां ने दर्द से कराहते हुए अपना पेट पकड़ लिया और खौफ से भरे चेहरे के साथ उस दृश्य को याद किया। असल में भाई फुगुई सिर्फ उसका यौन उत्पीड़न करते हुए वीडियो रिकॉर्ड करना चाहता था ताकि उसे ब्लैकमेल किया जा सके और वो पुलिस के पास जाने की हिम्मत न करे और आज्ञाकारी होकर पैसे वापस कर दे। लेकिन वो पागल औरत तियानजी अचानक अंदर घुस आई। वेट कियां की आंखों में गहरा भय झलक रहा था। यांग शिमी उस समय भावनात्मक रूप से टूट गई और तियानजी को कोसने लगी। उसे एक वेश्या और बादल कहा जो एक भयानक मौत की हकदार थी। तियानजी उस पलाप पर खो बैठी, बिना कुछ कहे वो रसोई में घुस गई। एक हड्डी काटने वाला चाकू उठाया, बेडरूम में दौड़ी और एक ही बार में यांग शिमी के दिल में घोंप दिया। वेट कियां का पूरा शरीर कांप रहा था, हर जगह खून बिखरा हुआ था। यांग शिमी की मौके पर ही मौत हो गई। भाई फुगुई उस समय बुरी तरह डर गए थे। हम में से किसी ने भी तियानजी से किसी की हत्या करने की उम्मीद नहीं की थी। जियान चेन की भौहें ये सब सुनते हुए सिकुड़ गईं। इस क्षण सारे सुराग एक साथ जुड़ गए। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि संफुगुई का पाप मूल्य केवल 750 था, जबकि तियानजी का 1000 था। पैसे के लिए लोगों को धोखा देने वाला एक शातिर ताश का खिलाड़ी ही धन की लालसा रखता था, लेकिन वो दिखने में कोमल लगने वाली महिला असल में एक निर्दयी शैतान थी। जियान चेन ने तुरंत अपनी जेब से फोन निकाला और किनवेडॉन का नंबर डायल किया। नगरपालिका ब्यूरो आपराधिक जांच विभाग कप्तान कार्यालय। किनवेडॉन गहरी भौहें चढ़ाए चुपचाप सिगरेट पी रहा था। यांग शिमी के लापता होने का मामला पूरी तरह ठंडा पड़ चुका था। उच्च अधिकारी उस पर दबाव डाल रहे थे और पूरी दूसरी टीम भारी दबाव में थी। माई और कैप्टन लिलियन दोनों वही जासूस सोफे पर बैठे थे और दोनों ही समान रूप से असमंजस में थे। कैप्टन किन, इस मामले की जांच करने का कोई तरीका नहीं है। हमारे पास एक भी सुराग नहीं है। माई ने आह भरी। तभी किनवेडॉन की मेज पर रखा फोन बज उठा। जियान चेन, किनवेडॉन ने फोन उठाया। क्या बात है? फोन पर जियान चेन की शांत आवाज सुनाई दी। कैप्टन किन, यांग शिमी के लापता होने के मामले में एक बड़ी सफलता मिली है। हम शहर के बाहरी इलाके में स्थित होंगविक सिंह आवासीय क्षेत्र में हैं और हमें यांग शिमी का सिर मिला है। क्या? किनवेडॉन इतनी अचानक उठी कि उनके पीछे रखी कार्यकारी कुर्सी फर्श पर गिर गई। उत्साह में आकर उसने अपना हाथ मेज पर पटक दिया, जिससे चाय के कप जोर से खटखटाने लगे। तुमने क्या कहा? तुम्हें मिल गया? किनवेडॉन की आवाज कांप रही थी। सोफे पर बैठे मायू और कैप्टन लिलियन चौंक कर उछल पड़े और एक दूसरे को अविश्वास भरी नजरों से देखने लगे। अभी कुछ ही घंटे बीते थे। एक ऐसा मामला जिसकी उन्होंने 3 दिनों तक जांच की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। जैसे ही यह बच्चा बाहर निकला, उसे सीधे शव मिल गया। हमें न केवल शव मिला, बल्कि हमने शव के टुकड़े करने में मदद करने वाले एक साथी को भी पकड़ लिया। जियान चेन ने तेजी से कहा। संदिग्ध ने अपना जुर्म पूरी तरह कबूल कर लिया है। ये 4 लोगों का एक धोखाधड़ी और हत्या का गिरोह है। शाबाश, बेहतरीन काम। किनवेडॉन का चेहरा उत्साह से लाल हो गया और वो दहाड़ते हुए बोला, मेरे लिए घटनास्थल की रक्षा करो। मैं तुरंत लोगों को भेज रहा हूं। फोन रखते ही किनवेडॉन ने अपनी जैकेट पकड़ी और दरवाजे की ओर चिल्लाते हुए कहा, दूसरी टीम सावधान, तुरंत इकट्ठा हो जाओ, अपना सामान ले आओ, हमारे पास एक बड़ा ऑपरेशन है। होंगविक सिंह आवासीय क्षेत्र में स्थित जज एक बेडरूम वाले अपार्टमेंट में। जियान चेन ने अपना फोन एक तरफ रख दिया, अपनी कमर से हथकड़ी निकाली और एक क्लिक की आवाज के साथ वेट कियां के हाथों को लिविंग रूम में एक जंग लगी हिटी पाइप से हथकड़ी से बांध दिया। फैंग शियाओ, यही रुको और अपराध स्थल की रखवाली करो, उस पर नजर रखो। जियान चेन ने दृढ़ता से आदेश दिया। मैं नीचे कैप्टन किन और अन्य लोगों से मिलने जा रहा हूं। समझ गया। फॉन्ग शियाओ ने जोर से सिर हिलाया, अपनी लाठी को और कसकर पकड़ा और वेट कियां को घूर कर देखा। जैसे ही जियान चेन कमरे से बाहर निकलने के लिए मुड़ी, भन भनाहट भन भनाहट भन भनाहट। शांत बैठक कक्ष में अचानक फोन की हल्की सी कंपन गूंज उठी। यह आवाज वेट कियां की पैंट की जेब से आई, जो सोफे के बगल में रखी थी। जियान चेन अचानक रुक गया और उसने अपना सिर घुमाया। वो तेजी से आगे बढ़ा और वेट कियां की पैंट की जेब से फोन निकाल लिया। कॉल आईडी पर 3 अक्षर तेजी से चमके, संफुगुई। बैठक कक्ष में सन्नाटा छा गया। जियान चेन की निगाहें थोड़ी सी घूमी। वह इस पुकार का मतलब भली भांति जानता था। संफुगुई जैसा चौंका हुआ पक्षी अगर अपने साथी तक नहीं पहुंच पाता तो तुरंत खतरे को भांप लेता। फोन पकड़े हुए जियान चेन वेट कियां के पास गई। श्वा। जियान चेन के हाथ में मौजूद स्विच अपने झटके से खुल गया। उसकी नुकीली नोक सीधे वेट कियां की पीठ के नीचे हिस्से पर लगी, जिससे त्वचा में छेद हो गया और खून बहने लगा। इसका जवाब दो। जियान चेन ने बेहद धीमी आवाज में कहा। इसे स्पीकर पर रखो। अगर तुमने एक भी शब्द बकवास कहा तो मैं तुम्हें अब यांग शिमी के पास भेज दूंगा। बुरी तरह भयभीत होकर वेट कियां ने अपनी कमर पर धारदार ब्लेड को महसूस किया और हताशा में सिर हिलाया। कांपते हुए उसने अपनी उंगली आगे बढ़ाई और आंसर और स्पीकर फोन बटन दबा दिया। हेलो भाई फुगुई, वेट कियां ने अपने दर्द को दबाते हुए सामान्य दिखने की पूरी कोशिश की। संफुगुई की चिंतित और दबी हुई आवाज तुरंत फोन पर सुनाई दी। तियानजी, तुम क्या कर रहे हो? फोन उठाने में इतनी देर क्यों लगा दी? मैं बस बाथरूम जा रहा था। वेट कियां ने मुश्किल से अपनी बात कही। बकवास बंद करो, हम मुसीबत में हैं। संफुगुई की आवाज घबराहट से भरी हुई थी। 2 पुलिस वाले अभी मेरे घर आए और यांग शिमी के बारे में पूछने लगे। भले ही मैंने और तियानजी ने उन्हें बेवकूफ बना दिया, लेकिन मुझे पता है कुछ गड़बड़ है। पुलिस वालों ने पक्का हमें निशाना बनाया है। अध्याय 12 पैसे लो और उसके तुरंत बाद उसे मार डालो। जियान चेन भावहीन चेहरे के साथ एक तरफ खड़ा था और उसने ब्लेड की नोक को 1 इंच के अंश जितना आगे धकेला। वेट कियां दर्द से कराह उठी। तियान गजी, मेरी बात सुनो। संफुगुई ने जल्दबाजी में कहा, जल्दी करो और उस चीज को पूरी तरह से ठिकाने लगा दो। कोई भी सुराग मत छोड़ना। तियानजी और मैंने अपना सामान पैक कर लिया है और डिंघाई को सूचित कर दिया है। हम रातों रात भागने की तैयारी कर रहे हैं। जियान चेन के दिमाग में तरह-तरह के विचार दौड़ रहे थे। भाग जाना। वो उन्हें कभी भागने नहीं दे सकता था। एक बार ये बदमाश चेन से भाग गए तो उन्हें पकड़ना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। जियान चेन ने अपनी चाकू की नोक से वेट कियां की कमर पर हल्के से थपथपाया और चुपचाप 3 शब्द गुनगुनाए, उसे शांत रखो। वेट कियां को तुरंत संदेश मिल गया और उसने जल्दी से कहा, भाई फुगुई घबराए मत, मैं अभी सब संभाल रहा हूं और पुलिस ने मुझे यहां तक नहीं पहुंचाया है। हम कहां मिलेंगे? संफुगुई 2 सेकंड के लिए फोन की दूसरी तरफ चुप रही, सतर्कता बरतते हुए।
क्या अंग्रेजी तुम्हारी तरफ इतनी खामोशी क्यों है? क्या तुम कमरे में नहीं हो? स्वाभाविक रूप से शंकालु संफुई को तुरंत लगा कि कुछ गड़बड़ है। जियान चेन की आंखें ठंडी पड़ गईं। उसने अपने बाएं हाथ से बे कियांग की गर्दन को पकड़ा और अपने दाहिने हाथ से चाकू को आधा इंच और गहरा धकेल दिया। बे कियांग दर्द से कराह उठा, तुरंत सोचते हुए वो चिल्लाया, मैं अभी उस चीज को हटा रहा हूं। ये बहुत भारी है, मैं कमरे में कैसे नहीं हो सकता? भाई फुगुई, इतना परेशान होना बंद करो, हम कहां मिल रहे हैं? काम खत्म होते ही मैं आ जाऊंगा। बे कियांग की शिकायतें सुनकर सन फुगुई ने अंततः अपने संदेह दूर कर लिए। ठीक है, जल्दी चलो, सन फुगुई ने अपनी आवाज धीमी करते हुए कहा। शहर के दक्षिण में स्थित वो सुनसान ऑटो मरम्मत की दुकान, डिंघाई ने वहां एक गाड़ी और नकदी तैयार रखी है। जैसे ही तुम तैयार हो जाओ, तुरंत वहां पहुंच जाओ, हम वहां मिलेंगे, पैसे लेंगे और सीधे ट्रांस से निकल जाएंगे। ठीक है, समझ गया। कॉल समाप्त हो गई। जियान चेन ने राहत की एक लंबी सांस ली और अपना तय करने वाला चाकू एक तरफ रख दिया। एक ऐसा जाल जिससे बचना नामुमकिन था, चुपचाप नजरों से ओझल हो गया था। उसने फर्श पर गिर पड़ी बे कियांग को ठंडी निगाहों से देखा। आज रात इन चारों राक्षसों में से एक भी नहीं बच पाएगा। जियान चेन ने तुरंत अपना फोन उठाया और किन वेगॉन को दोबारा डायल किया। कैप्टन किन, योजना बदल गई है। संदिग्ध भागने की तैयारी कर रहे हैं और उनका मिलने का स्थान शहर के दक्षिण में स्थित एक सुनसान ऑटो मरम्मत की दुकान है। मैं अनुरोध करता हूं कि स्वैप टीम जाल बिछाकर मरम्मत की दुकान पर ही उन्हें गिरफ्तार कर ले। फोन की दूसरी तरफ से वेगॉन की बुलंद आवाज सुनाई दी। ठीक है, सभी यूनिटें ध्यान दें, सायरन बजाओ, दक्षिण में स्थित उस मरम्मत की दुकान को पूरी तरह से घेर लो। आधे घंटे बाद शहर के दक्षिण में परित्यक्त ऑटो मरम्मत की दुकान पर जंगली घास के बीच पूरी तरह से हथियारों से लैस और अधिकारियों और अपराधी पुलिस का एक बड़ा समूह घात लगाकर बैठा था, जिसने जनालीदार स्टील की फैक्ट्री की इमारत को इतनी सख्ती से घेर रखा था कि पानी की एक बूंद भी अंदर नहीं जा सकती थी। रात की हवा ने जमीन पर पड़े हुए प्लास्टिक के थैलों को उड़ा दिया, जिससे सरसराहट की आवाज आई, जबकि इंजन की तेल और जंग की मिलजुली गंध हवा में घनी फैली हुई थी। सभी यूनिटें ध्यान दें, संदिग्धों के पास घर में बड़े हथियार हैं और वे बेहद खतरनाक हैं। याद रखें, सुरक्षा सर्वोपरि है। किन वेगॉन की दबी हुई लेकिन अधिकारपूर्ण आवाज यहीं से गूंजी। कारखाने के मुख्य प्रवेश द्वार के बाईं ओर बने आवरण के पीछे जियान चेन ने भारी कवच पहन रखा था और उसे दी गई बंदूक को कसकर पकड़े हुए था। उसके बगल में टीम 1 की कप्तान सु वांग की खड़ी थी। आमतौर पर गर्वित दिखने वाली इस पुलिस अधिकारी की आंखों में जियान चेन को देखते समय पहले वाली घृणा का भाव नहीं था, बल्कि उनकी आंखों में जिज्ञासा का भाव था। महज कुछ घंटे पहले इसी नौसिखिए ने अकेले ही हुंगत सिंह आवासीय क्षेत्र में यांग शिमी का शव ढूंढ निकाला और यहां तक कि मुलाकात की जगह का पता भी लगा लिया। आपराधिक जांच के प्रति ऐसी अंतर्ज्ञान क्षमता व्यावहारिक रूप से राक्षसी थी। दूसरी ओर वाइस कैप्टन जुयोंग और दो स्वेट अधिकारी पहले ही कारखाने की इमारत की पिछली खिड़की तक पहुंच चुके थे। तीन तरफा घेराबंदी पूरी तरह से कस दी गई थी। दिव्य दृष्टि बोर्ड चुपचाप सक्रिय हो गया। जियान चेन की दृष्टि पतली नालीदार स्टील शीट को भेज सकती थी। कारखाने के अंदर अंधेरे में तीन पारदर्शी पाप संकेतक पट्टियां तेजी से चमक रही थी। दो नारंगी लाल संकेतक पट्टियों ने क्रमशः 750 और 600 के मान दर्शाए, जबकि बिल्कुल बीच वाला रंग इतना गहरा लाल था कि वह लगभग काला लग रहा था। अधिकतम 1000 पर पहुंच गया। जियान चेन की आंखें गंभीर हो गईं। वह दिखने में नाजुक यान वास्तव में उन सब में सबसे शातिर असली अपराधी थी। कैप्टन किन, मैं सही पोजीशन पर हूं। जियान चेन ने अपने ईयरपीस को दबाया, उसकी आवाज शांत और स्थिर थी। कारखाने की इमारत के अंदर कुछ धुंधली पीली आपातकालीन बत्तियां फीके गए टायरों और जंग के से ढकी जमीन को मुश्किल से ही रोशन कर पा रही थी। सन फुगुई, तियान जी और एक गंजा भयंकर दिखने वाला आदमी बेचैनी से इधर-उधर टहल रहे थे। वो गंजा आदमी कोई और नहीं बल्कि दिंघाई था। उनके पैरों के पास दो फूले हुए काले डफल बैग रखे थे, जो आधे खुले हुए थे और उनमें रखे हुए युवान के नोटों के ढेर दिखाई दे रहे थे। धिक्कार है, वो पोता भी किया आखिर कर क्या रहा है? मुर्गी मारने में भी उसे इतनी देर लगती है और लाश ठिकाने लगाने में भी इतना समय लग रहा है। चिढ़कर दिंघाई ने एक खाली सोडा कैन को लात मारकर दूर फेंक दिया, जो शीट मेटल की दीवार से टकराकर जोरदार आवाज के साथ गिरा। चुप रहो, पसीने से तरबतर। सन फुगुई ने गुस्से में अपनी टाई खींची। पुलिस ने मेरे घर पर छापा मार दिया है। अगर श्याओजी और मैंने जल्दी प्रतिक्रिया नहीं दी होती, तो हम सब अभी जेल में सड़ रहे होते। तियान जी एक किनारे पड़े हुए पुराने तेल के ड्रम पर बैठी थी। वह अभी अपने महंगे रेशमी पजामे पहने हुई थी, जिसके ऊपर उसने लापरवाही से एक ट्रेंच कोट डाल रखा था। इस समय वह अपने लंबे अंगूठे के नाखून को चबा रही थी, उसकी आंखों में विष भरा हुआ था। फुगुई, अगर ये किया पुलिस के हाथ लग गया, तो वो हमारे बारे में सब कुछ बता देगा। तियान जी ने अपने मुंह में फंसा कीकर टुकड़ा थूकते हुए कहा, उसकी आवाज ठंडी और खतरनाक थी। जब वो यहाँ आए और अपना हिस्सा ले ले, तो उसे तुरंत मार देना। सन फुगुई और डिंघाई दोनों जम गए। उनकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। यह महिला बेहद निर्दयी थी। ठीक है, हम आपकी बात मानेंगे। डिंघाई ने अपने कोट के अंदर रखी ठंडी घर में बनी बंदूक को छुआ, उसकी आंखों में एक तेज चमक थी। जैसे ही डिंघाई ने बोलना समाप्त किया, कारखाने के बाहर जियान चेन ने तीन उंगलियां ऊपर उठाई और उन्हें नीचे की ओर हिलाया। हटो, जियान चेन ने धीमी आवाज में चिल्लाकर कहा। तारांकन खटाका खटाका तारांकन। कारखाने की दोनों ओर की कई टूटी हुई कांच की खिड़कियां एक ही समय पर चकनाचूर हो गईं। कारखाने के अंदर कई बेलनाकार काले धातु के डिब्बे हवा में घूमने लगे। सन फुगुई ने सहज रूप से ऊपर देखा। यह क्या? तारांकन धमाका तारांकन। उनके कानों में एक कान फाड़ देने वाली गर्जना गूंजी, जिससे कारखाने की पूरी धातु की छत हिंसक रूप से कांप उठी। इसके बाद एक चकाचौंध कर देने वाली सफेद रोशनी थी, जो किसी को भी चकित करने के लिए काफी तीव्र थी। तीन फ्लैशबैंग ग्रेनेड एक साथ फटे। आह मेरी आंखें। सन फुगुई और तियान जी दर्द से चीखते हुए अपनी आंखें पकड़कर दर्द से जमीन पर गिर पड़े। कानों में तेज झंझनाहट गूंज रही थी, जिससे उनका दिमाग पूरी तरह सुन्न हो गया था और उनमें प्रतिरोध करने की कोई क्षमता नहीं बची थी। तारांकन टकराना तारांकन। आगे बढ़कर जियान चेन ने एक ऐसी लात मारी जिससे कारखाने का पहले से ही जर्जर धातु का दरवाजा बाहर की ओर उड़ गया। लोहे का भारी दरवाजा जमीन पर गिर पड़ा, जिससे धूल का गुबार उठ गया। जियान चेन कारखाने में घुस गया और सीधे डिंघाई की ओर बढ़ा, जो दरवाजे के सबसे करीब था। डिंघाई सचमुच एक ऐसे गुंडे की छवि को साकार करता था, जो हर दिन तलवार की धार पर अपनी जान जोखिम में डालता था। हालांकि धमाकों से वह भ्रमित और आंखों में आंसू लिए हुए था, लेकिन उसकी प्रबल जीवन रक्षा की प्रवृत्ति ने उसे डटे रहने में मदद की। दरवाजे की जोर से लात मारकर खुलने की आवाज सुनकर डिंघाई ने तीव्र दर्द से अपने दांत नीचे लिए, अपनी लाल आंखों को सिकोड़ा और अपने कोट में हाथ डाला। पुलिस, मैं तुम्हें अपने साथ नीचे ले जाऊंगा। उसने बेतहाशा एक गहरे काले रंग की घर में बनी बंदूक निकाली और उसकी काली नली को सीधे जियान चेन की ओर तान दिया, जो अंदर की ओर दौड़ रहा था। जियान चेन के ठीक पीछे दौड़कर आई सु वांग सब में से हॉर्न उठी। जियान चेन, बंदूक से सावधान रहो। सु वांग घबराकर चिल्लाई, उसका दिल जोर से धड़कने लगा। इतनी नजदीक से अगर ये देसी बंदूक चल गई, तो इसके अंदर मौजूद लोहे की छड़ किसी भी इंसान को छलनी बना सकते थे। अध्याय 13 उन्हें ले जाओ, रात भर उनसे पूछताछ करो। हालांकि जियान चेन बिल्कुल भी पीछे नहीं हटी। 10 अंकों तक की प्रतिक्रिया विशेषता ने डिंघाई द्वारा अपनी बंदूक निकालने की क्रिया को उसकी नजरों में बेहद धीमा बना दिया। उस नाजुक क्षण में जब डिंघाई की उंगली ट्रिगर खींचने वाली थी, जियान चेन ने अपना बायां पैर जमीन पर पटका और उसका शरीर अजीब तरह से दाईं ओर मुड़ गया, जिससे वह बंदूक की नली की सीधी प्रक्षेप पथ से पूरी तरह बच गया। इसके तुरंत बाद उसकी कमर ने अचानक बल लगाया और उसका दाहिना पैर हवा को चीरते हुए एक भयानक आवाज के साथ तेजी से डिंघाई के सिर की ओर बढ़ा। टकराना एक ऐसी नीरस ध्वनि जो किसी के दांतों को खिंचाने लगती है। जियान चेन की बेहद जोरदार ऊंची चाबुक जैसी याद डिंघाई के चेहरे के किनारे और गर्दन की जोड़ पर जोरदार तरीके से लगी। डिंघाई को चीखने का भी समय नहीं मिला। 170 किलो से अधिक वजनी उसका हटा कटा शरीर जमीन से ऊपर उठकर सीधे 3-4 मीटर दूर जा गिरा। क्लैंक। डिंघाई कोने में पहाड़ की तरह जमा हुए बेकार टायरों के ढेर पर बुरी तरह से जा गिरा और उसके हाथ में मौजूद देसी बंदूक उसके हाथ से छूटकर गिर गई। उसने टूटे हुए कुछ दांतों के साथ मिला हुआ ताजा खून थूका, अपनी आंखें घुमाई और वहीं बेहोश हो गया। एक पल के लिए पूरा स्थान सन्नाटे में डूब गया। सु वांग के हाथ में पकड़ी बंदूक हवा में ही जम गई। उसकी खूबसूरत आंखें चौड़ी हो गईं और विश्वास से भर गईं। उसने बेहोश पड़े उस खूंखार डाकू को देखा और फिर जियान चेन को देखा, जो गंभीर भाव से धीरे-धीरे अपना दाहिना पैर पीछे खींच रहा था। क्या ये वही नया स्नातक हुआ नौसिखिया है? इतनी भयानक विस्फोटक शक्ति, इतना सटीक कोने मारने का करतब, यहाँ तक कि टुकड़ी का वो प्रशिक्षक भी, जिसने प्रांतीय सांडा चैंपियनशिप जीती थी, इसे रोक नहीं पाया। तुम किस बात पर हैरान हो रहे हो? हथकड़ी लगाओ। जियान चेन ने ठंडे स्वर में चिल्लाते हुए सु वांग की सदमे को भंग कर दिया। सु वांग को होश आ गया। उसने तुरंत अपना सरमा दूर किया और फुर्ती से सन फुगुई की ओर दौड़ी, जो खिड़की के किनारे से भागने के लिए उड़ने और रेंगने की कोशिश कर रही थी। हिलो मत, पुलिस है। सु वांग ने एक मानक ग्रैप्लिंग पाउंस का प्रदर्शन किया और सीधे मोटे पेट वाले सन फुगुई को तेल लगी सीमेंट के फर्श पर पटक दिया। सन फुगुई ने बेताब होकर संघर्ष किया। सु वांग ने अपने घुटने से उसकी पीठ के निचले हिस्से को जोर से दबाया और दोनों हाथों से झटका देकर उसकी बाहों को उसकी पीठ के पीछे जकड़ लिया। एक तेज क्लिक की आवाज के साथ हथकड़ियों ने सन फुगुई को पूरी तरह से जकड़ लिया। इसी दौरान जुयोंग ने दो स्वेट अधिकारियों को पीछे की खिड़की से अंदर घुसने के लिए प्रेरित किया। ईमानदार रहो, जुयोंग ने जोर से चिल्लाया। बाईं ओर और दाईं ओर तैनात स्वेट अधिकारियों ने तियान जी को, जो अभी भी अपने कांधे की चीख रही थी, काबू में किया और उसे जबरदस्ती जमीन पर घुटने टेकने के लिए मजबूर किया। इस समय तक फैक्ट्री भवन में मौजूद तीनों संदिग्धों को पकड़ लिया गया था। नकदी से भरे दोनों ट्रैवल बैग भी एसडब्ल्यूएटी अधिकारियों द्वारा एक साथ जब्त कर लिए गए। किन वेगों ने आत्मविश्वास से भरे कदमों से कारखाने की इमारत में प्रवेश किया और संतुष्टि से भरी निगाहों से उन तीनों शांत लोगों को देखा।
हालांकि सन फुगुई को जमीन पर गिरा दिया गया था और उसका चेहरा गंदी जमीन पर दबा हुआ था, फिर भी वह अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। पुलिस वालों, गलतफहमी, बहुत बड़ी गलतफहमी। सन फुगुई का चेहरा दूर से सना हुआ था और वो जोर-जोर से चिल्ला रहा था। हम तो बस किसी स्थानीय व्यापार के बारे में बात करने आए हैं। आत्मरक्षा के लिए कुछ नकदी लाने में क्या बुराई है? आपको लोगों को गिरफ्तार करने का क्या अधिकार है? क्या आप व्यापार की बात कर रहे हैं? जियान चेन सन फुगुई के पास गया और ऊपर से उसे नीचे की ओर देखने लगा। बिना कोई फालतू बात किए जियान चेन ने सीधे अपनी जेब से मोबाइल फोन निकाला, एक ऑडियो फाइल खोली और वॉल्यूम को अधिकतम कर दिया। फोन से तुरंत ही वेई कियांग की भयभीत और स्पष्ट आवाज निकली। हमने कर दिखाया, हम चारों ने कर दिखाया। यांग शीमेई को तियान जी ने निशाना बनाया था। ये फुगुई भाई द्वारा बिछाया गया एक सिलसिलेवार जाल था। उस पागल औरत तियान जी ने एक ही चाकू से यांग शीमेई का दिल भेद दिया। वेई कियांग की आवाज खाली कारखाने की इमारत में गूंज रही थी, जो स्पष्ट रूप से हर किसी के कानों में चुभ रही थी। कुछ क्षण पहले तक हताशा में बहस कर रही सन फुगुई अचानक चुप हो गई। उसके चेहरे का रंग पूरी तरह से फीका पड़ गया और उसकी आंखें जियान चेन के हाथ में मौजूद मोबाइल फोन को घूर रही थी। उसका पूरा शरीर नियंत्रित रूप से काम रहा था। सब खत्म हो चुका है। उस कमीने वेई कियांग ने सब कुछ उजागर कर दिया। सन फुगुई जमीन पर गिर पड़ी, वह एक शब्द भी नहीं बोल पा रही थी। इन्हें ले जाओ, रात भर इनसे पूछताछ करो। किन वेगॉन ने हाथ हिलाया? नगरपालिका अपराधिक जांच विभाग पूछताछ कक्ष। सुबह के 3 बज चुके थे, लेकिन पूरा अपराधिक जांच विभाग जगमगा रहा था और कोई भी सो नहीं रहा था। पूछताछ अलग-अलग की गई। वेई कियांग के आरोप लगाने वाली रिकॉर्डिंग और होमलिक सिंह आवासीय क्षेत्र में अपराध स्थल पर तकनीकी विभाग द्वारा रात भर में निकाले गए कांचे डीएनए साक्ष्य का सामना करते हुए सन फुगुई और डिंग हाई की मनोवैज्ञानिक सुरक्षा पूरी तरह से कमजोर पड़ गई थी। जू लोंग और कई अनुभवी आपराधिक पुलिस अधिकारियों के शक्तिशाली आक्रमण के तहत 1 घंटे से भी कम समय में वे दोनों पूरी तरह से ध्वस्त हो गए। मैं कबूल करती हूं, मैं सब कुछ कबूल करती हूं। सन फुगुई पूछताछ की कुर्सी पर बैठी फूट-फूट कर रो रही थी। उन्होंने ईमानदारी से कबूल किया कि उन्होंने यांग शीमेई से 350,000 युआन की धोखाधड़ी करने के लिए किस तरह एक घोटाला रचा और कैसे डिंग हाई और वेई कियांग ने यांग शीमेई पर हमला किया। लेकिन हत्या के आरोप पर ही सन फुगुई और डिंग हाई ने जोर देकर कहा कि यह तियान जी ही थी जो अचानक पागल हो गई और उसने ही कदम उठाया और उन्होंने हत्या में बिल्कुल भी भाग नहीं लिया। इस मामले की पहेली में केवल अंतिम महत्वपूर्ण कड़ी की कमी थी। पूछताछ कक्ष क्रमांक 1। धुंधली छायाहीन दीपक की रोशनी तियान जी के चेहरे पर पड़ रही थी। उसके चेहरे पर लगा ससा मेकअप फैल गया था और उसके रेशमी पायजामे धूल से सने हुए थे, लेकिन पूछताछ की कुर्सी पर बैठी हुई वह एक अजीब सी शांति दिखा रही थी। जियान चेन और सुवांग की मुख्य पूछताछ सीटों पर अगल-बगल बैठे थे। तियान जी, तीनों लोग सन फुगुई, डिंग हाई और वेई कियांग ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। सुवांग ने सख्ती से चिल्लाते हुए कहा, यांग शीमेई की हत्या तुम्हारे ही हाथों में है। कब तक तुम इसे नकारते रहोगे? तियान जी ने अपना सिर उठाया और उन पाखंडी आंखों से सचमुच कुछ आंसू निकल आए। अधिकारी जी, आप उनकी बकवास नहीं सुन सकते। तियान जी की आवाज तीखी थी, ऐसा लग रहा था मानो उसने सारे दुख झेल लिए हों। मुझ जैसी कमजोर औरत तो मुर्गी को भी मारने की हिम्मत नहीं करती, तो किसी को मारने की हिम्मत कैसे करूंगी? वो तो वेई कियांग था। वेई कियांग की वासना से भरा हुआ था। यांग शीमेई के साथ जबरदस्ती करते हुए यांग शीमेई ने जी जान से विरोध किया और वेई कियांग ने गलती से गला घोंटकर उसकी जान ले ली। वे तीनों आदमी एक ही गिरोह के हैं। अब जब एक जान चली गई है, तो वे सारा दोष मुझ जैसी औरत पर डालना चाहते हैं। पुलिस अधिकारी, आपको मेरे लिए न्याय करना होगा। तियान जी ने हठपूर्वक से मत होने से इनकार कर दिया। वह भली भांति जानती थी कि घटनास्थल पर कोई निगरानी नहीं थी और अपराध में इस्तेमाल किया गया चाकू उसने बड़ी सावधानी से साफ करके सीने में फेंक दिया था। जब तक वह हठपूर्वक इसे स्वीकार करने से इनकार करती रहेगी, तब तक पुलिस के लिए केवल उसके साथियों के इकबालिया बयानों के आधार पर उसे सीधे तौर पर किसी गंभीर अपराध के लिए दोषी ठहराना मुश्किल होगा। सुवांग इतनी क्रोधित हुई कि उसका चेहरा लाल हो गया और उसने मेज पर हाथ पटकते हुए कहा, तुम अभी भी बहस कर रहे हो। हालांकि जियान चेन ने आगे बढ़कर सुवांग को रोक दिया। वह अपनी कुर्सी पर पीछे झुककर चुपचाप तियान जी को आंसू और सत्यों के साथ प्रदर्शन करते हुए देखता रहा। जियान चेन के मन में तियान जी के बगल में रखा हुआ लाल रंग का पूर्ण पैमाने वाला करमित तराजू, जिसका मूल्य 1000 जितना उच्च था, छायाहीन दीपक के नीचे अत्यंत चमकदार दिखाई दिया। बुरा प्रदर्शन नहीं था। जियान चेन ने धीमी आवाज में व्यंग्य किया। उसने हाथ में बड़ा फाइल बैग उठाया और उसमें से 2 दस्तावेज निकाले। स्मैक। जियान चेन ने पहली तस्वीर को तियान जी के सामने मेज पर जोर से पटक दिया। ये यांग शीमेई की अत्यधिक सड़े हुए सिर की क्लोजअप तस्वीर थी। आंखों के खोखले गड्ढे सीधे तियान जी की ओर थे। तियान जी की आंखें सिकुड़ गईं और वह अनजाने में थोड़ा पीछे हट गई, लेकिन जल्दी उसने खुद को फिर से शांत कर लिया। स्मैक। जियान चेन ने तुरंत दूसरा दस्तावेज निकाल दिया। ये तकनीकी विभाग द्वारा अभी भेजी गई तत्काल परीक्षण रिपोर्ट है। जियान चेन ने तियान जी की आंखों में देखा। हमने जजियो जियांगनान आवासीय क्षेत्र में आपके आवास की रात भर तलाशी ली। आपकी अलमारी के सबसे निचले हिस्से में, सबसे भीतरी परत में हमें एक खून से सना हुआ ट्रेंच कोट मिला जिसे आपने छिपा रखा था। अध्याय 14।